चिंतन है या जो आपका समाधान का जो तरीका है और अभिव्यक्ति पक्ष है, और कुछ आपका पहनावा है, अभिवादन। अभिव्यक्ति पक्ष दो तरीके का, एक तो आँखों से भी, शरीर से, जो बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, और तीसरा जो शब्द हैं आपके, इससे, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। जिसको आई कांटेक्ट कहते हैं। ये लोग ज़्यादा बल दे रहे हैं कभी कभी, जो गलत है नहीं, क्योंकि 10 मिनट में यदि ख़त्म कर देंगे, वो परेशानी उनकी थी, बीपीएससी की परेशानी थी कि इतने सारे संख्या को क्या करना है जल्दी जल्दी। तो एक गांव का शब्द नहीं है निपटाना, तो निपटा रहे हैं लोग, है ना। टैलेंट की खोज की जगह वो लोग क्या कर रहे हैं, निपटा रहे हैं। तो 10-12 मिनट में वो क्या करेंगे, फिर इसी पर वो ज़्यादा बल देंगे। जो ये क्या करता है, इसको तो आप दे के आए, ये तो आप पीटी में और मेन एग्ज़ाम में, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 अंक से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, है ना। और 30 अंक 35 अंक इसका ही ज़्यादा होना चाहिए, और 30 अंक इस पे भी होना चाहिए, और करीब 20 अंक इस पे होना चाहिए। लेकिन अभी ज़्यादा फैक्टर कौन सा अदा कर रहा है, ये वाला अदा कर रहा है। तो जो ज्ञान पक्ष है, जिसमें हम हिंदी के कई सारे प्रश्न को देखेंगे, जो आप तैयारी करते ही हैं, है ना, जिस पर आप तैयारी करते हैं, ये वाला हिस्सा ये धीरे धीरे डेवलप होता है। ये तो हो जाएगा, 10 दिन पढ़ेंगे तो बढ़ जाएगा, छोड़ देंगे तो घट जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे बनता है। अब जो विचार पक्ष है, तो मैंने उस दिन कहा था कि आपको क्या ध्यान देना है समाधान में। हमने कहा था कि भारतीय संस्कृति पर, भारतीय जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, इस पर आधारित आपका चिंतन होना चाहिए समाधान। दूसरा हमने कहा था कि संविधान के दर्शन के आलोक में, संविधान का दर्शन, कोई भी आप हिंदी पढ़ें, इकोनॉमिक्स का उत्तर दें या ज्योग्राफी का उत्तर दें, तो इसको ध्यान से देखा जाना चाहिए। तीसरा देखा जाना चाहिए मध्यम मार्ग, और चौथा देखा जाना चाहिए अंतिम व्यक्ति का, क्योंकि आप लोकतंत्र में हैं, अंतिम व्यक्ति का हित। और पांचवा अगर देखना हो तो वो जो वसुधैव कुटुंबकम की बात, कुटुंबकम की बात, तो इसको देखा जाना चाहिए। तो ये वाला जो हिस्सा है, हर, चाहे वो भक्ति काल का उत्तर दीजिए, चाहे वो छायावाद का उत्तर दीजिए, या कहीं का भी उत्तर दीजिए, तो आपका ध्यान तो इसी पर होना चाहिए, क्योंकि आप इसी के लिए बनने ही जा रहे हैं, है ना। आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो यही आपका एम है, इसी के लिए बनने। ये तो माध्यम भर है कि चलिए भक्ति काल के 4 कवियों का नाम बताइए, रामचरितमानस की रचना कब हुई। इससे क्या पता चला व्यक्तित्व, इससे सिर्फ ये पता चला कि वो बोलते हुए ये वाला हिस्सा कैसा है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, और आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। और फिर इसको जस्टिफाई करने के लिए जो पहनावा है, जो ड्रेस सेंस है, और जो अभिवादन का तरीका है, ये महत्व रखता है। ये दोनों मिल करके क्या करता है, और ये रीड बिटवीन द लाइन्स है, जिसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। किसी बीडीओ को, किसी एसडीएम को, डीएसपी के चयन में सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति सोचता क्या है, पढ़ने के बाद उसका अंततः उसका भाव क्या बना है, विचार क्या बना है, क्या ज्ञान जो है उसके व्यक्तित्व में शामिल हुआ है, उसके विचार में शामिल हुआ है, समाधान में शामिल हुआ है। तो इसमें उनको कम से कम 30 मिनट का समय चाहिए। 20 मिनट से तो ऊपर चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो लगा कितना रहे हैं,
10 मिनट लगा रहे हैं, इसका मतलब वन लाइनर वो पूछे जा रहे हैं। 10-15 सवाल पूछा, बच्चे डिस्करेज भी हुए और फिर उसके बाद उस पे वो निर्णय सुना देते हैं। तो ये थोड़ा गलत है। अब ये है कि चलिए जो है और जैसी स्थिति है आपको उसी में बात करनी है। नहीं, बात किस में करनी है? जितना है और जिन परिस्थितियों में आप हैं। ये तो नहीं कहेंगे जी हमको नई परिस्थिति दे दीजिए या हमको 20 मिनट लीजिए आप इंटरव्यू, ऐसा नहीं कहेंगे। तो अब रह गया कि ज्ञान पक्ष, और ज्ञान पक्ष में बहुत भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। जैसे बताइए किन किन प्रश्नों पर भयभीत होते हैं। हम लोगों ने उस दिन चर्चा किया था, आदिकाल से हम लोग आगे बढ़े थे चर्चा करते हुए। अगर आपसे कहे इंटरव्यू में कि किस कालखंड को आप बेहतर मानते हैं, नहीं, ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपका बेस्ट क्या है, यानी आप बेस्ट समझते किसको, नहीं, ये सवाल है। तो आपको क्या कहना है कि वैसे तो महोदय प्रत्येक कालखंड अपने पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी सकारात्मक और नकारात्मक, यानी सीमा और संभावना के साथ है और सीमा के साथ है। कुछ लिमिटेशंस तो हर काल के होंगे और उसका अपना संभावना भी। कोई ऐसा कालखंड नहीं होता जीवन का या साहित्य का कि वो कुछ लिमिटेशंस के साथ नहीं हो। बहुत दुख में भी सुख छुपे होते हैं और सुख में भी दुख छिपे होते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि जी भक्ति काल बेस्ट है, तो ऐसा नहीं है। हर काल अपनी सीमाओं और संभावनाओं के साथ है। लेकिन अगर तुलनात्मक आधार पर देखें तो जो आपकी तैयारी का हिस्सा है उसको आप बताएं, लेकिन ये जरूर बताएं कि प्रत्येक कालखंड अपनी सीमाओं और संभावनाओं के साथ है। लेकिन तुलनात्मक स्तर पर मुझे भक्ति काल अच्छा लगता है, या जो भी कालखंड आपने तैयार किया है वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पहली लाइन में आपने बताया कि मेरा विचार क्या है, दूसरी लाइन में उस ज्ञान पक्ष को आपने क्या किया? जब आप कहते हैं कि प्रत्येक कालखंड अपनी सीमाओं और संभावनाओं के साथ होता है, तो ये एक विचार है, नहीं, और ये विचार संपूर्णता में एक चिंतन की मांग करता है। तो ये विचार बोर्ड को प्रभावित करना चाहिए। और फिर उसके साथ आपने, यानी हर प्रश्न के साथ क्या छुपा हुआ है? आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो चिंतन, आखिर वो क्यों ज़्यादा अंक दे, 90+ क्यों दे? जैसे उसने कहा कि कौन सा कालखंड प्रिय है, तो आपने कहा भक्ति काल। तो ये तो वन लाइनर जवाब है, हुआ कि नहीं? यानी हर प्रश्न क्या मांग कर रहा है कि आप अपना बेस्ट उनके सामने, जो आपने सोचा है, जो चिंतन पक्ष है, वो आप क्या करें, प्रस्तुत करें। तो आप क्या कहेंगे कि, और बात भी सत्य है कि कौन ऐसा कालखंड है जिसमें अच्छा या बुरा नहीं, सब में है। किसी कालखंड को आप नहीं कह सकते कि जी ये बहुत बेस्ट है और कोई वर्स्ट बहुत है। अब इसमें रह गया कि किसको कहें। तो बहुत सारे लोग छायावाद को कह रहे थे। मेरा विचार है कि ये नहीं कहें। उसके पीछे वजह यह है कि अगर हिंदी का होगा, हिंदी का कोई प्रोफेसर होंगे तो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और अहिंदी वाले को तो और ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, क्योंकि आप जो समझाना चाहते हैं उसमें 1-1.5-2 मिनट खर्च होंगे, तब जाकर के संपूर्णता में समझा पाएंगे। तो इसमें आप ये देखिए कि हम जो बोल रहे हैं उसमें कम्युनिकेशन गैप भी हो रहा है क्या? ये बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति कहता कुछ है और जो सुनने वाला है एंड वो पूरी तरह नहीं समझता। इसमें घाटा किसको होगा? जो अंक पाने वाला है। तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं वो उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं 100%। आपका उत्तर दे देना पर्याप्त नहीं है, आपका उत्तर वहाँ रिसीव हो रहा है कि नहीं पूरी तरह से, ये महत्वपूर्ण है। तो आपको बोलते बोलते ये लग जाएगा कि बोर्ड का आदमी हमारी उत्तर से संतुष्ट नहीं है, यानी जो हम कहना चाहते हैं वहाँ तक नहीं जा रहा है। तो फिर आप थोड़ा संभलिए, या उनके आई कांटेक्ट से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके दोबारा क्वेश्चन पूछने से आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड हमारी बात को एक बार और कोशिश कर लीजिए। अगर तीसरी बार कोशिश किया तो आपका नकारात्मक जा रहा है, फिर आप समझ जाइए कि बोर्ड ये महसूस कर रहा है कि एक तो ये जिद्दी है जो तीसरी बार कह रहा है, नहीं, क्योंकि भाई वो तो अपर हैंड है, हो सकता है आप जिद्दी ना हो, लेकिन उसके मन में क्या चलेगा, है ना? तो थोड़ा सा आप सोचिए कि आखिर
यहाँ से हमको बैक लेना है कि वहाँ रुकना है या कोई तीसरी बात कहनी है, ये उस समय का सिचुएशन बताएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, जो अभी तक आप लोगों का जो मॉक लिया हम लोगों ने, तो उसमें महसूस हुआ कि इसको किसी ने जस्टिफाई नहीं किया, और वाजिब भी ये नहीं कर पाना, ये आपकी कमी नहीं है, ये उस चैप्टर की भी कमी है। और हम ये सोचते हैं कि अगर कोई हिंदी वाला न हो तब तो और ही नहीं कर पाएंगे, चूंकि उसने सुना है, पढ़ा नहीं। उसने छायावाद एक नाम सुना है ना, जो गैर हिंदी टीचर है वो पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है तो उसके मन में भी छाया चल रहा है। तो आप इसको छोड़िए। अब रह गया विकल्प क्या? हाँ चलिए, भक्ति काल कह सकते हैं। आपकी जो तैयारी है, कोई जरूरी नहीं कि सब लोग यही कहें, भारतेंदु युग कह सकते हैं, है ना, प्रगतिवाद कह सकते हैं, या जो भी कालखंड जो भी आपको कहना है ना। तो मेरे विचार से ये 3 पर ही जाइए, क्योंकि ये भी छोटा चैप्टर है, ये भी छोटा चैप्टर, और ये चूंकि पूछेगा ही, इसके बगैर हिंदी पूरी ही नहीं होती, तो ये तो मजबूरी है कहना। नहीं तो आप तीनों में से कोई एक सोच लीजिए कि किसको आप तैयार करेंगे, है ना। फिर प्रयोगवाद में यदि आपकी तैयारी है तब बोलिए, है ना। यहाँ भी समझाना, इकाई, क्षण, हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका कहना महत्वपूर्ण नहीं है, उनका सुनना भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों सोच के आपको बोलना है कि आप जो कह रहे हैं वो, तो इन तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। हाँ, आदिकाल भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर वो कहना चाहेंगे। अब देखिए उनकी तरफ से सोच, जो भी आप कहेंगे तो क्या सोचना है कि बोर्ड क्या रिएक्ट करेगा। आपका उत्तर, मैंने बार बार कहा कि आप वही उत्तर दीजिए, ये सोचते हुए उत्तर दीजिए कि बोर्ड इस पर क्या, अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है। और अगला क्वेश्चन ये बन जाए कि भाई आदिकाल में तो बहुत सारे छंद हैं, अब आप पढ़ गए चक्कर में। नहीं, सोरठा क्या होता है, छप्पा क्या होता है, कवित्त क्या होता है, सवैया क्या होता है, आप गए पढ़ गए ना। तो आपको ये सोचना है कि इसके बाद क्या होगा, तब वो उत्तर दीजिए। क्योंकि हर प्रश्न क्या होता है, एक दूसरे प्रश्न को आमंत्रित करता है। और आपके पास तो विकल्प ही था, तो हम क्यों ऐसा कहें। तो आदिकाल और छायावाद, ये दोनों से मेरे विचार से, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये इंटरव्यू अगर लेक्चररशिप का होता तो आप कहते, ये इंटरव्यू हिंदी का नहीं है, ये इंटरव्यू किसका है, एसडीएम बनने का। इसमें हिंदी एक विषय भर था, है ना, हिंदी के ज्ञान का ये इंटरव्यू नहीं है। ये इंटरव्यू किसका है, एसडीएम बनने का, डीएसपी बनने का है। तो इसको छोड़ करके इन तीनों, अब इन तीनों में एक तो कालखंड आपको पता ही है, इसमें गलती नहीं करें, क्योंकि ऐसी हड़बड़ी ही क्या है। कई बार घबराहट में ऐसा होता है कि आदमी गलत बोल जाता है ना। तो आप पहले से सोच के रखिए कि हमको ईस्वी में बोलना है कि संवत में बोलना है, क्या बोलना है। अगर आप कहना चाहते हैं तो 14वीं से 17वीं सदी कह सकते हैं, या 1350 से 1650 कह सकते हैं, 1650 कह सकते हैं, 1350 से 1650 कह सकते हैं। भारतेंदु युग आप जान ही रहे हैं, 1850 से 1900। अगर कोई बहुत जानने वाला कहेगा कि क्या 1857 कह सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कह सकते हैं, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रगतिवाद का समय 1936 से 43। और इसका पुनः उत्थान प्रगतिशील जनवादी कविता। क्या है प्रगतिशील जनवादी कविता? बाद में, इमरजेंसी के बाद, आज़ादी के बाद पुनः उत्थान। तो चलिए, आपके लिए सेफ है यही दोनों, इन दोनों पे जाइए, है ना। क्योंकि अगर कोई पूछे कि कौन सा कालखंड पसंद है, तो आप क्या कहेंगे कि भक्ति काल कहा जाए या भारतेंदु। लेकिन ये कहते हुए कि हर काल अपने आप में क्या है, कुछ लिमिटेशंस के साथ है और कुछ अपनी संभावनाओं के साथ। यहाँ तक कोई मन में प्रश्न हो तो पूछिए। आप अपने प्रश्न भी पूछते चलिएगा कि अब तक जो पूछा गया है या जो मन में डर लग रहा है उसका बिल्कुल सही है। अगर आपसे दूसरा सवाल ये पूछा जाए कि भक्ति काल और छायावाद क्यों नहीं पसंद है, नहीं, ये सवाल,
तो आपने आपने तो पहले ही कहा है कि प्रत्येक कालखंड अपनी सीमाओं और संभावनाओं के साथ है, तो छायावाद भी पसंद है, निश्चित रूप से पसंद है। 1836 का कालखंड है, इस कालखंड को गांधीवाद भी कहते हैं। और ये खड़ी बोली हिंदी कविता का गोल्डन पीरियड है, खड़ी बोली हिंदी कविता का स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल माना जाता है। और ये मध्यकालीन हिंदी कविता का स्वर्ण काल है, मध्यकालीन हिंदी कविता का स्वर्ण काल, मध्यकालीन हिंदी कविता का। हाँ पूछिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है। खड़ी बोली का विकास कब हुआ, हम कब से मानेंगे? 19वीं सदी से, 19वीं सदी से। आज हम 21वीं सदी में। तो ये पूरा जो कालखंड है, इस पूरे कालखंड में छायावाद बेस्ट कह रहे हैं हम, है ना। भारतेंदु युग से अब तक का जो डेवलपमेंट, उसमें यानी 1850 से लेकर के और अभी 2020-23 तक जो भी खड़ी बोली हिंदी का डेवलपमेंट है और जो कविताएं आई हैं, उनमें हम बेहतर किसको मानते हैं? छायावाद को मानते हैं, निश्चित रूप से। और ये मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी कविता का मतलब अवधि का और ब्रज का, इन्हीं दो बोलियों में है मध्यकाल। मध्यकालीन हिंदी कविता किन दो बोलियों में है? अवधि और ब्रज। तो अवधि और ब्रज में जो गोल्डन पीरियड है वो कौन सा है? भक्ति काल। और खड़ी बोली हिंदी कविता का गोल्डन पीरियड छायावाद माना जाता है ना। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें एक बड़ा प्रश्न था जिसका उत्तर दिया गया। हम गुलाम थे, गुलामी में थे, हमने स्वतंत्रता की लड़ाई और उसका जमीन तैयार किया, उसका हमने बेस तैयार किया। यहाँ पर क्या किया है? जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी उसको हमने एक बेस दिया है, आधार दिया है। और सीधे सीधे इंडिविजुअल लिबर्टी यानी मैं की स्वतंत्रता से लेकर के राष्ट्र की स्वतंत्रता और वसुधैव कुटुंबकम, इन तीनों भावों को हमने क्या किया है? समाहित किया है छायावाद में। छायावाद में क्या किया है? स्वतंत्रता, फ्रीडम, स्वतंत्रता इंडिविजुअल की, व्यक्ति की, जो मैं शैली में व्यक्त होता है, राष्ट्र की, और इन दोनों के साथ राष्ट्र की स्वतंत्रता, मानवता की बात की है, प्रकृति की बात की है, और वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। छायावाद इसलिए जाना जाता है, छायावाद क्यों प्रिय है या छायावाद गोल्डन पीरियड क्यों है? क्योंकि ये संघर्षों का कालखंड है, गुलामी और पराधीनता से मुक्ति का कालखंड है, जिसमें इंडिविजुअल लिबर्टी भी, मैं की बात भी, राष्ट्र की बात भी, और प्रकृति का जो असीम विस्तार है उसके साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की बात है ना, मानवता की बात। नहीं, आप चाहे तो आप सुना सकते हैं कोई पंक्ति, बताइए। कामायनी की क्या? पूरा विश्व, हम पूरी मानवता की बात कर रहे हैं। आर.एन. टैगोर कर रहे थे ना मानवता की पंक्ति। कामायनी की कोई पंक्ति सुनाइए। नहीं, बताइए कौन सी पंक्ति? क्या? हाँ सही, हाँ ठीक है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, है ना, बहुत सारे उदाहरण है, कोई भी उदाहरण दे दीजिए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, सबके लिए है ना, उस राम के लिए भी है, उस समय के गांधी के लिए भी है, आपके लिए भी है, और भावी रूप से जो भी साधक होंगे किसी भी क्षेत्र में, सबके लिए है। तो छायावाद हमको आज़ादी का गीत सुनाता है, उसका बेस, उसका आधार तैयार करता है। यही समय है जब असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों की जमीन तैयार होती है, और फिर अंततः इसी जमीन पर फिर भारत छोड़ो आंदोलन क्या होता है। यही वो जनमत है। गांधी भी इस दौर में सक्रिय हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से सुना ही आपने, प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो आप देखिए उसमें करना क्या, गलती कहाँ होती है? आप एक ही दो कविता लिखिए, ज़्यादा लिखेंगे तो वहाँ पर समस्या। मैं बार बार कहता हूँ कि ज़्यादा कविता, देखिए मुख्य परीक्षा में 5-6 कविताएं लिखते थे, अब इंटरव्यू में और घटा के क्या करना है, एक कविता लिखनी और उसी को सुनाना है।
है ना। जैसे निराला से हम एक ही पंक्ति याद रखेंगे, बाकी तो जेहन में है ही इमरजेंसी के लिए, लेकिन वहां पर बोलने के लिए क्या करना है, एक ही याद रखना है। इमरजेंसी के लिए तो अवचेतन में रहता ही है बना हुआ कुछ ना कुछ, नहीं। लेकिन अगर 10 याद करके जाएंगे, 5 याद करके जाएंगे तो एक भी नहीं सुना पाएंगे, फिर वो अवचेतन वाला निकल जाएगा, आपकी डायरी वाला नहीं निकलेगा। अवचेतन वाला निकलेगा तो हो सकता है क्या करे, अधूरा हो जाए या विषयांतर हो जाए। तो आप समझ गए मध्यकालीन हिंदी कविता का गोल्डन पीरियड क्या है, भक्ति काल। और ये समय था जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1889 में दिया था, तो उन्होंने इसी को देखा था और इसको देखते हुए उन्होंने क्या कहा था कि भक्ति आंदोलन स्वर्ण काल। समझ गए। अब रह गया कि भाई कौन नहीं पसंद। आपने तो कहा ही कि सर हर काल हर समय महत्वपूर्ण होता है, जीवन एक क्षण में नहीं बंधा होता। जीवन क्या होता है, एक गतिशील अवधारणा में बंधा होता है। हर क्षण मिल करके ही जीवन है, कि है कोई क्षण जहाँ कोई आ जाएगा कि जी इस क्षण क्या हो जाएगा, गोल्डन पीरियड हो जाएगा, नहीं कि होगा। आप कह सकते हैं जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन क्या था, गोल्डन पीरियड था, कहेंगे नहीं उस दिन क्या था गोल्डन पीरियड नहीं था। अच्छा कहीं 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 क्यों, उसी का तो परिणाम है कि अब तक लगे हुए हैं नहीं तो समझ गए, भक्ति आंदोलन और छायावाद दोनों अपने समय का क्या है। हाँ, और क्या मन में सवाल उठ रहा है बताइए। नहीं ये तो ग्रियर्सन जी का है दिया हुआ, तो क्यों शुक्ल जी क्यों कहेंगे, गलत क्यों बोलेंगे। हाँ, भक्ति काल को भक्ति काल इसीलिए कहा गया कि किसी भी कालखंड का जो नामकरण होता है, नामकरण होता है वो मुख्य प्रवृत्ति पर होता है, मुख्य प्रवृत्ति पर होता है, उस समय की सांस्कृतिक चेतना पर होता है, सांस्कृतिक चेतना। तो आप कहेंगे कि किसी भी कालखंड का महोदय नामकरण है ना, या महाशय जो भी आप कहना चाहते हैं, या सर जो भी कहना चाहते हैं, जो आपको उपयुक्त लगे और स्वाभाविक लगे, नकली सा न लगे, है ना। मतलब होता है ना कि बोलते हुए जो आपने टोन जो अपना जो हासिल किया, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जो व्यक्ति फोर्स में रहा है उसका एक अलग टोन है बोलने का, नहीं। जो व्यक्ति सामान्य दिनचर्या में है वो उसका टोन अलग है, जो नौकरी में है, जैसे ये रेलवे में है तो इनका टोन अलग है बोलने का, है ना। काम करते हुए क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हर चीज़ अच्छा लगता है, क्योंकि बोलते हुए पता चल जाएगा, जैसे ये बोलेंगे तो पता चल जाएगा राजीव जी की एयरफोर्स में है, नहीं, इनकी एंट्री से ही पता चल जाएगा। और जैसे ये जय हिंद बोलेंगे, कोई हो सकता है कि कोई फोर्स में हो, अलग अलग तो पता चल जाता है। तो जो आपका स्वाभाविक है उसी पर रहिए, उसी में आनंद है, इसलिए किसी का नकल नहीं करना है। तो अब रह गया कि आप पूछेंगे भक्ति काल को या रीति काल को या भारतेंदु युग को किसी को क्यों नाम दिया गया, तो आप कहेंगे कि महोदय नामकरण का आधार क्या होता है, उस समय की मुख्य प्रवृत्ति और उस समय की सांस्कृतिक चेतना। इस आधार पर जो भक्ति काल का यानी 1350 से 1650 का जो कालखंड है, उसमें इन दोनों आधारों पर भक्ति ही उस समय की सांस्कृतिक चेतना है और भक्ति ही उस समय की मुख्य प्रवृत्ति। इसलिए इस कालखंड का नाम है ना स्वीकार्यता के साथ, यानी इसमें कोई विवाद नहीं, सब लोगों ने इसको क्या कहा है, भक्ति काल कहा है। इस कालखंड को मध्य काल को देखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा है, पूर्व मध्य काल। बस इतना ही, और कोई मन में सवाल। हाँ ठीक है, ये तो हो गया ना, इसमें कोई और हाँ हाँ, भक्ति काल का नकल। पॉजिटिव बात पहले देख लीजिए कि भक्ति आंदोलन ने दिया क्या, भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, आपसे 2 या 3 ही पूछेंगे कि भक्ति आंदोलन ने समाज को क्या दिया। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन ने समाज को एक तो भक्ति, एक सांस्कृतिक विचार दिया जो कर्म पर आधारित और समर्पण पर आधारित और अहंग के त्याग पर आधारित। ये भक्ति आंदोलन जो विचार दिया वो किस पर आधारित था,
ये बहुत बड़ी बात थी। भक्ति एक सांस्कृतिक विचार था, एक ऑल इंडिया लेवल पर एक विचार था, अखिल भारतीय स्तर पर, जो कर्म पर आधारित था, समर्पण पर आधारित था। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। ईश्वर के प्रति। अब ईश्वर चाहे दोनों हो, इसमें कोई विभेद नहीं है, निर्गुण हो या सगुण, और कर्म पर आधारित है। इसमें कोई मोक्ष, कोई संन्यास की बात नहीं है ना। कर्म का मतलब है कि जगत क्या है? संसार कर्म स्थली। जगत क्या है? काम करने की जगह। और अहं का त्याग, ईगो नहीं है किसी के पास, कोई भी भक्त कभी, क्योंकि भक्ति की पहली ही शर्त है, हाँ, जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं था, मैं मतलब ईगो, जब मैं था तब हरि नहीं, ये साफ बात। तो भक्ति एक मूल्य बोध है, एक सांस्कृतिक विचार है जो कर्म पर आधारित है, ईश्वर के प्रति समर्पण पर आधारित है, और अहं के त्याग पर आधारित। तो पहला ये विचार दिया। ये विचार अंततः किधर ले जाता है? मानवीय मूल्य की तरफ ले जाता है, ह्यूमन वैल्यू की तरफ। क्योंकि मैं ही जब त्याग दिया, जब अहं त्याग दिया, तो वो व्यक्ति क्या हो गया? सबके हित में हो गया। जिसको आप कहते हैं कि भाई हम सबको प्रतिष्ठा और अवसर की बात करेंगे, नहीं, जिसके पास ईगो नहीं है ना। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया कि मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ, सर उपाय बताइए। तो बुद्ध ने कहा कि उसमें मैं हटा दो, खुशी तो है ही तुम्हारे पास, नहीं, मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ, तो मैं को क्या करो? डिलीट, बाकी तो खुशी है ही तुम्हारे पास। कहाँ जगत खुशी वाला नहीं है, नहीं। तो ईगो हटा दीजिए। तो भक्ति आंदोलन क्या कर रहा है कि भाई ईगो हटा दीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, उसके प्रति समर्पित रहिए। समर्पित का मतलब कि श्रद्धा के साथ और प्रेम के साथ। आपसे कोई पूछे कि भक्ति का मतलब क्या है? श्रद्धा और प्रेम का समन्वित भाव भक्ति है। आपने पढ़ी है परिभाषा। याद कीजिए कि आपका उत्तर उत्तर के लिए नहीं, हमेशा ध्यान रखना है कि हम किस लिए वहाँ हैं। नहीं, सिर्फ 10 मिनट गुजारने के लिए तो नहीं है। तो हम क्या बोलें कि औरों से क्या हो? अलग हो, और चेहरे पर बहुत न मासूमियत हो और न उग्रता, न जल्दीबाजी हो। नहीं, कई बार लोग इतने विनम्र और इतने मासूम लगते हैं, जैसे नकली मासूमियत नहीं, नहीं, या अतिशय डरा हुआ भी नहीं और अतिशय उग्र भी नहीं। तो धैर्य से प्रश्न को सुनिए, कान बिल्कुल चौकन्ना रहे, जैसे पुलिस अधिकारी का होता है। नहीं, वहाँ ये नहीं कि जी सर फिर से बताइए, तो जी सर फिर से बताइए तो नेगेटिव हो गया, यानी आप वहाँ शरीर केवल उपस्थित है, दिमाग कहीं और चल रहा है ना। तो ये नहीं कहना है, बहुत इमरजेंसी में जब कुछ समझ ही में ना आए तो। लेकिन ऐसे सामान्यतः अगर 1-2 बार 3 बार आपने बोल दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति ये सावधान नहीं है, सिंसियर नहीं। ठीक है, तो एक तो प्रश्न अच्छे से सुनना, और 1 सेकंड का विलंब लीजिए, सोचिए उस पर। कोई नहीं कहा जा रहा कि तुरंत, कई लोग होते हैं कि जल्दी में ही उत्तर देना शुरू कर दे, प्रश्न खत्म नहीं हुआ, हो सकता है वो व्यक्ति अगला कुछ इसमें जोड़ के पूछना चाह रहा हो, तब तक आप क्या करने लगते हैं? हाँ, उत्तर देने लगते हैं। तो ये जल्दीबाजी का सूचक है। यानी ज्ञान के साथ साथ हमने क्या कहा था कि ये पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है। तो ये पर्सनैलिटी को बताने लगता है कि आप या तो सुने नहीं या जल्दीबाजी करने लगें, तो ये नहीं करना है। तो आप समझ गए कि भक्ति आंदोलन का जो पॉजिटिव तत्व है वो क्या है? सबसे मुख्य विशेषता, इसीलिए इस पर नामकरण ही है भक्ति का। और दूसरा क्या है? दूसरा है प्रेम। प्रेम ही माध्यम है, या कहिए साधन है, और साध्य है ये, लक्ष्य है भक्ति। भक्ति पाएंगे कैसे? प्रेम से। इसलिए पूरे भक्ति आंदोलन में ये प्रेम, और ये प्रेम कैसा है? समाज से है, जगत से है, जगत से, मनुष्य से। इसलिए तो जैसे ही कहते हैं मानुष प्रेम भयउ वैकुंठ, ये प्रेम ईश्वर से बाद में। ईश्वर से प्रेम पाने का आधार और माध्यम भी जगत से ही होके गुजरता है, इश्क मिजाजी से ही गुजरता है इस हकीकी तक।
तो अगर आपने कह दिया कि नहीं जी ये प्रेम ईश्वर के प्रति है, तो है ईश्वर के प्रति, लेकिन ये स्टार्टिंग बिंदु कहाँ है, फर्स्ट गियर कहाँ है? हाँ, फर्स्ट गियर है मनुष्य से प्रेम, जगत से प्रेम। इसलिए कबीर भी, इसलिए तुलसी भी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को केवल क्या अच्छा लगता है? प्रेम अच्छा लगता है। तो भक्ति आंदोलन की दूसरी विशेषता है प्रेम, जिसमें पूरी वसुधा का कल्याण छुपा हुआ है, मानव कल्याण छुपा हुआ है, और जो मानवीय मूल्य है वो सब छुपे हुए हैं। तो भक्ति आंदोलन की दूसरी विशेषता है प्रेम। ठीक है, इतने में वो फिर इतने से ज़्यादा नहीं पूछेंगे। और अगर तीसरा कहेंगे, अगर आपको कहना ही हो तो कहेंगे लोक संस्कृति और लोक भाषा। लोक संस्कृति और लोक भाषा, इसकी भाषा क्या है? जनता की भाषा, लोक भाषा। भक्ति आंदोलन की तीसरी विशेषता क्या है? भक्ति पाना है। कैसे पाना है? प्रेम से। और हमारा जो इंग्रेडिएंट क्या है जिससे हमको भक्ति बनेगी? नहीं, कुकिंग का जितना इंग्रेडिएंट है वो कहाँ से मिला है? लोक संस्कृति से मिला है। लोक संस्कृति इंग्रेडिएंट है, प्रेम से पकाना है, और टेस्ट क्या है? भक्ति। नहीं, तो भक्ति अंततः लास्ट जिसका उद्देश्य वही है, क्योंकि सब लोग भक्त हैं। कबीर, सूर, तुलसी, ये लोग क्या है? मूलतः भक्त हैं। ये आधार है। लोक संस्कृति में जितने तत्व हो सकते हैं, चाहे वो लोक प्रकृति हो, लोक रंग हो, लोक गीत हो, जो भी हो। और लोक भाषा आम आदमी की भाषा, भाषा की अभिजात्यता का निरादर है। भाषा की अभिजात्यता का, संस्कृत का नहीं, कोई भी भाषा जो अभिजात्य प्रकृति की हो सकती है या जिस भाषा के आधार पर शोषण हो सकता है, उसका विरोध है। तो संस्कृत कहने का, जब कबीर ये कहते हैं कि संस्कृत है कूप जल, तो संस्कृत का विरोध नहीं है ये, है ना। किसी भी भाषा में आप क्या कर सकते हैं? शोषण कर सकते हैं। कोई भी भाषा अभिजात्य प्रकृति की हो सकती है, उसके प्रयोग धर्म, प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति विशेष है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो भाषा की अभिजात्यता। क्यों भाषा की अभिजात्यता का विरोध? क्योंकि अंततः हमारा कल्याण किस में है? आम जनता के कल्याण में। और चौथी विशेषता है कि उस समय का जो सामंती सिस्टम है, सामंतवाद का विरोध। तो पर्याप्त है। ये हुआ पॉजिटिव बात है, यानी भक्ति आंदोलन जिसके लिए जाना जाता है। भक्ति आंदोलन 4 काफी है आपके लिए। भक्ति साध्य है, साधन है प्रेम, माध्यम है प्रेम, और जिन जिन तरीकों पर बल देना है, सामंतवाद का विरोध करना है। और ये लोक संस्कृति क्या है? उसके मूल तत्व हैं जिसके आधार पर हम सामंती फ्यूडल सोसाइटी का क्या कर रहे हैं? विरोध करते हैं। और यहाँ सामंतवाद कमजोर भी होता है, लेकिन जब भक्ति आंदोलन समाप्त होता है, फिर से सामंतवाद, क्षेत्रीय राज्यों के उदय के साथ सामंतवाद फिर क्या होता है? सिर उठाता है। अब पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन का लिमिटेशन बताइए, कि कमियां बताइए। कमियां, भक्ति आंदोलन की कमियां बताइए। तो भक्ति आंदोलन की कमियां 2 हैं। एक तो इंटरनल, एक तो आंतरिक कमी है, और दूसरा उस समय की परिस्थितिगत सीमा है। परिस्थितिगत, उस समय की परिस्थितियां, जिसको आप समय की सीमा कहते हैं। समय की भी हर समय कुछ न कुछ सीमाएं होती, और कुछ इंटरनल कैरेक्टर होता है ना। यानी किसी भी चीज के पतन में कुछ आंतरिक कारण होते हैं और कुछ क्या होते हैं, उस समय जो कहता है, कुछ लिमिटेशन होते हैं उस समय का भी। नहीं, आंतरिक अंतर्विरोध भी होते हैं, जिससे क्या हो जाता है? कोलैप्स कर जाता है। अगर कहा जाए कि सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का भी पतन हुआ, तो कुछ आंतरिक कारण रहे होंगे और कुछ बाहरी और चुनौतियां, समय की सीमाएं भी रही होंगी। अब आंतरिक कारण क्या है? आंतरिक कारण ये है कि जो नारी समाज हैं, या तो इनको आदर्श के रूप में देखा गया, आइडियल के रूप में देखा गया।
जैसे सीता को हमने आदर्श के रूप में देखा, या आइडियल के रूप में देखा, या तो आदर्श देखा या तो माया का रूप देखा, माया का रूप। ये रूप ट्रांसफर हो गया, ये रूप क्या हो गया, अशिक्षा के कारण। अशिक्षा के कारण कुछ पंक्तियां ऐसी थी, अशिक्षा के कारण ये इसी का ज्यादा विस्तार हुआ, इसी का ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसका कारण क्या था, भारतवर्ष में क्या थी, अशिक्षा थी। माया क्यों समझा गया, क्योंकि ये तो पुरानी ही बात थी, भक्ति आनंद की कमी नहीं थी, परंपरा से मिला था, ये परंपरा से ही मिला था। और ये कहां से मिला था, ये मिला था उत्तर वैदिक समाज से। धीरे धीरे नारियों की स्थिति कमजोर होती गई थी, क्यों था, पुरुष प्रधान सोसाइटी थी, तो वही रिफ्लेक्ट यहां भी करता है। लेकिन चूंकि सजग कवि लोग हैं, तो सजग कवि हैं तो इसको कई बार वो सामंती विरोध में भी इसको देखते हैं, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं कर पाए जनता में, है ना। बहुत पुराना कि भाई हम लोगों ने भारतीय संस्कृति में क्या हुआ, पैसा हाथ का मैल है, सुना होगा। तो है मैल क्या, नहीं है, पूरा भारत पैसे के पीछे ही भागता है। अब कहेगा क्या, सब माया है, कहेगा नहीं है ना। हाँ है भी वो भी बोलता है, नहीं है वो भी बोलता है, और उसी के पीछे नहीं, नारी माया है तो पीछे भी वही नहीं। बुद्ध को भी लगा कि भाई हमारा संघ बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, तो संघ वालों को सुधारिए, नारी को कहाँ सुधारना है। नहीं, ये कमी किस पे है, संघ में। तो ये पहले से ही चला भाई, उत्तर वैदिक समाज से ही वो चीज रिफ्लेक्ट यहाँ भी करता है, ये भक्ति आंदोलन में भी। लेकिन तब भी सजग थे लोग, आदर्श रूप भी देखा और साथ साथ इसको भी कई बार सामंती विरोध के रूप में भी देखा, लेकिन ये बातें ट्रांसफर नहीं कर पाए। कई बार होता है जैसे आप कहा जाए कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी सारी बात ट्रांसफर बोर्ड तक नहीं कर पाते, तो ये भक्त कवि भी, चूंकि भारत में अशिक्षा इतनी थी और धर्म हावी हो गया कि ये बातें आज तक भी लोग, गांधी जी भी जब विदेश जा रहे थे तो उनकी माँ ने कहा था दो चीज नहीं, कि भाई आप, है ना, पढ़ा होगा आपने, आप भी कहीं जाते हैं तो बहू भी आती है तब भी सास यही कहती है कि उसने क्या कर लिया है, हाँ बस में कर लिया है ना, कुछ खिला दिया है, कि क्या कर लिया। तो ये भारत में ऐसा है, और है तो बहुत पुराने। ये क्यों ऐसा है, पुरुष प्रधान सोसाइटी और अशिक्षा के कारण। तो एक तो ये कमी थी। क्या, कोई भी उदाहरण जो आप दे सकते, लेकिन उसके साथ कहना है कि ये कबीर सजग रचनाकार हैं, उन्होंने सामंती चेतना का विरोध करते हुए कहा था, लेकिन ये बात हम ट्रांसफर नहीं कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि मैसेज हम क्या, भाई देखिए ना, समय की बात, गांधी जी बालू से जन आंदोलन खड़ा कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम एक साथ हो जाते थे, और नोआखली तक आते आते गांधी क्या हो गए, चीख रहे हैं गांधी, जिस अहिंसा को विश्व ने माना। आखिर लगता नहीं है कि भाई व्यक्तिगत स्तर पर भी वो फेल कर जा रहा है वहाँ, जब उनको गोली मारी जा रही है। नहीं, आप जिस पर पूरा विश्व भरोसा किया, जिस पर आप भी, आज भी कई लोगों को पुरस्कार मिलता है, गांधीवाद मरा नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। लोगों ने चेतावनी, पटेल जी ने कहा था भाई सुरक्षा बढ़ा देते हैं, पहले भी एक दो बार हो गई थी घटना, नहीं, वो कहे कि नहीं जी, इतना विश्वास था अहिंसा पर, इतना विश्वास था मनुष्य के हृदय पर कि हृदय अंततः क्या होता है, अच्छा ही होता है, लेकिन नहीं हुआ, फेल कर गया वो। नहीं, तो कई बार जबकि हो जाना चाहिए था, एक दो घटनाएं और पहले हो चुकी थी, नहीं संभल जाते तो सुरक्षा ले लेते, चेंज करते, लेकिन नहीं, उनको पूरा भरोसा था मानवीय मूल्यों पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और चूंकि भारतीय संस्कृति उसको मानती रही और आज भी मानती है, चूंकि मूल्यबोध तो अंदर है ही, इसलिए आपने देखा है कि जो मारने वाली ताकतें थी कई वर्षों तक कोमा में रही। नहीं, जिसने मारा उस पूरा विचार क्या रहा, कोमा में ही रहा। कोमा में मतलब उसको भारतीय जनमानस की स्वीकृति मिली ही नहीं। तो ये समस्या रही। अब नारी समाज
अशिक्षा। दूसरी बात थी कि जो, हाँ, तुलसी आप कहिए, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पूरी लाइन क्या है? कत विधि सिरजी नारी जग माही। ये बेस्ट लाइन है। और ये कौन कह रही हैं? पार्वती की माँ कह रही हैं। पार्वती भाई वर भी अच्छा है, शिव तो अच्छे वर हैं, पार्वती का ख्याल भी रखेंगे, पूरी मनोकामना भी है, लेकिन जब विदा हो रही हैं तो उनकी माँ क्या कर रही हैं कि पता नहीं सृष्टि ने कैसे बनाया है। यानी तुलसी को ये वेदना है, और किसके मुख से है? पार्वती साधारण नारी नहीं है, और शिव जी भी साधारण वर नहीं नहीं। दूसरी बात, अर्थ पर, पैसा पर, मुद्रा पर, इस पर ध्यान नहीं दिया। इस पर ध्यान धीरे धीरे मुद्रा अर्थव्यवस्था की तरफ समाज बढ़ रहा था। समाज वस्तु विनिमय से धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा था। इसलिए आधुनिक युग में कहा गया कि जो राजनीति और अर्थनीति को नहीं समझता वो आधुनिक हो ही नहीं सकता। आधुनिकता की शर्त है कि अर्थनीति समझे। जो अर्थनीति पर ध्यान नहीं देगा वो क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन भारत में क्या कहा गया कि पैसा तो हाथ का मैल है। और भक्ति आंदोलन के लोगों ने भी कहा कि साईं इतना दीजिए। हालांकि वो अपरिग्रह के सेंस में था, कबीर की कमी नहीं थी। आपको बोर्ड को कहना है ये कबीर का लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपरिग्रह के सेंस में कहा था। लेकिन ट्रांसफर तो वही हुआ कि पैसा क्या है? हाँ, हाथ का मैल है, लेकिन है नहीं, है मैल, मैल नहीं है। नहीं, मुद्रा नोटबंदी इसीलिए हुई थी कि बाकियों का अर्थनीति क्या हो जाए। हाँ, एक दो राज्य मिल गया कांग्रेस को एटीएम के रूप में, अगर वो नहीं मिलता तो अभी क्या हो जाता। बहुत बड़ा है हथियार। जो राजनीति और अर्थनीति को नहीं जानता वो आधुनिक हो ही नहीं सकता। बहुत कम ध्यान दिया भक्ति आंदोलन ने। तो भक्ति आंदोलन का इफेक्ट क्या हुआ कि एक अर्थ पर रहित समाज, मतलब इसी में लोग संतोषी हो गए, जो आगे चल करके दिक्कत हुआ। तो ये दो मूल मुद्दा था। और जो समय की कमी थी वो है राजनीतिक चेतना। पॉलिटिकल थॉट हो ही नहीं सकता था। ये तो उनकी कमी नहीं थी, ये तो समय की ही कमी थी। पॉलिटिकल विचार हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये बात तो 1857 के बाद धीरे धीरे डेवलप हो। अभी सांस्कृतिक और भाषाई एकता की ही बात होती। तो ये कमियां हैं। ठीक है, तो आप समझ गए भक्ति आंदोलन की। और तीसरी आप भाषा के स्तर पर कह सकते हैं कि हमारी जो भाषाएं थी वो क्या थी? भाषा ब्रज और अवधी ही थी, यही मुख्य थी। हिंदी जो भक्ति आंदोलन है ये लोकल लैंग्वेज थी। और धीरे धीरे जब समय बदला तो खड़ी बोली हिंदी की आवश्यकता थी। धीरे धीरे ये चीज़ें क्या हो गई, भक्ति आंदोलन का जो अंतर्निहित क्रांतिकारी विचार था वो डाइल्यूट कर गया। और फिर सामंतवाद का फिर से उदय हुआ। रीतिकालीन परिस्थितियों ने भक्ति आंदोलन की विचारधारा को क्या कर लिया, और भक्ति धर्म और पाखंड के रास्ते से फिर प्रवाहित होने लगी। भक्ति का मतलब क्या हो गया? फिर वही पाखंड। जो धर्म एक मानवीय मूल्य के रूप में था, धर्म परहित के लिए था। तुलसी क्या कर रहे थे? परहित सरिस, और कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना। तो सत्य और परहित के विचार फिर कर्मकांड और पाखंड की तरफ क्या हो गए? बढ़ गए। और फिर चीज़ें, भक्ति आंदोलन ने जो क्रांतिकारी एक विचार दिया था, जिसमें समाज को बदल देने की एक चाहत थी, प्रयास था, एक रचनात्मक प्रयास था, वो रचनात्मक प्रयास क्या हो गया? अपने फेल नहीं कहिएगा, अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा। क्योंकि कोई भी विचार फेल नहीं होता, कुछ न कुछ उसका प्रभाव होता ही है। तो अपने मुकाम तक, मतलब जो लक्ष्य हासिल रखा था भक्ति आंदोलन ने, वो लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। और कोई सवाल भक्ति आंदोलन से? हो गया। कबीर पर एक उदाहरण आप सोच के जाइए कि वही उदाहरण बताना है जो हम पूरा का पूरा ट्रांसफर कर पाएं, और दूसरा क्वेश्चन उससे हो हम जवाब दे पाएं, है ना। तो कुछ भी बता देना उद्देश्य नहीं है। मान लिया आपने कोई ऐसा उदाहरण दिया कि काउंटर क्वेश्चन उसी शब्द से बनेंगे जो आप कहेंगे, नहीं तो उस शब्द के लिए आप तैयार रहिए कि सेकंड क्वेश्चन उससे होने जा रहा है, और फिर उसमें नहीं फेल करना है। अच्छा, कुछ भी कह सकते हैं। अब मान लिया
अब जैसे कहा हिंदू कहते हैं राम हमारा, तो अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इजराइल पर चला जाए, सांप्रदायिकता पर चला जाए, नहीं? तो अब उसके लिए तैयार रहिए भाई। वहां भी तो धर्म की बात हो रही है। कितने बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं जो निर्दोष हैं। अंततः मानवीयता का तो कत्ल हो ही रहा है, चाहे कोई करे, उधर से करे या इधर से करे, नहीं? और वो भी इस जमाने में जो तर्क और विज्ञान की बात है। या दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए। कबीर का वो उदाहरण नहीं दीजिएगा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, तो फिर आप फंस जाइएगा, नहीं? फिर क्या हो जाइएगा? या सुखिया सब संसार है, एक दो बच्चे बोले कि उसमें जाके हम फंस गए। तो आपको ट्रांसपेरेंट उदाहरण देना है कि जिसको आप पूरी तरह समझ रहे हो और पूरी तरह आपने जो कहा वहां तक चला गया, और उसमें से जो क्या मैं तो तेरे पास हूं, फिर ये ईश्वर वाली बात हो गई। फिर आपको पूछ देंगे कि अद्वैतवाद क्या है, विशिष्ट अद्वैत क्या है, रामानुज कौन है, फिर फिलॉसफी पे चली जाएगी बात, है ना? ईश्वर वाली बात फिर कहाँ लेके चली जाएगी? हाँ, फिर हो जाएगा दर्शन पर, फिर हो सकता है दर्शन पर ही केंद्र में चला जाए। तो हमेशा बोलिए, उसके रिस्क को भी कवर करना है ना? तो कुछ भी नहीं बोल देना है। अगर आपके पास ओपन बात आ रही है कि कोई रहीम की पंक्ति सुनाइए, कोई कबीर की पंक्ति सुनाइए, तो आप सोच के जाइए कि इसका इफेक्ट क्या होगा जो हम सुनाएंगे, और उसके बाद काउंटर क्वेश्चन क्या होगा। इसलिए होमवर्क जरूरी है कि आप जो उदाहरण तय कर रहे हैं एक ही तय कीजिए, और जो तय कर रहे हैं उसके लिए काउंटर के लिए क्या कीजिए, आप तैयार रहिए। तो और सोचिए कि उससे हमारे जुड़ा हुआ किस दिशा में पकड़ सकता है, इंटरव्यू की दिशा क्या हो सकती है। हाँ, ये कर सकते हैं, जाति न पूछो। अब यहाँ फिर कहाँ जाएगा? अब यहाँ रुक जाएगा, जाति जनगणना पर। ये आपके लिए फेवरेट टॉपिक है, नहीं? तो बोर्ड को आप जो है कहीं भी जहाँ आप ले जाना चाहते हैं वहाँ आप जा सकते हैं। फिर वहाँ से हट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अच्छा जाति विरोध कहाँ कहाँ है, क्यों है ना? फिर उसके बाद कहाँ सवाल चला जाएगा? जातिगत सर्वे पर, नहीं? तो ठीक है, जैसे भी ये भी ठीक है उदाहरण। तो ऐसे उदाहरण और तो कोई नहीं है। हाँ, जो हमने पूछा था, बिल्कुल पूछा था। तो ऐसे सवाल वो लोग नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर मान लिया कि देखिए हिंदी कविता धारा में अगर ये भक्ति आंदोलन को हटा दिया जाए, है ना, ये पूरा चीज हटा दिया जाए, फिर रीतिकाल यहाँ होता है। इसको हम अगर हटा देते हैं तो इसके दोनों प्रभाव पड़ेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। क्योंकि हमने, आप हमेशा जानिए कि कोई एक इफेक्ट नहीं आता, हमेशा दोनों इफेक्ट आता है। तो भक्ति आंदोलन अगर साहित्य में नहीं आता, मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, इमेजिनरी सवाल है क्योंकि वो तो आना ही था। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इस समय तो ये होना ही था, नहीं? कि अगर इस्लाम न भी आया होता तब भी भक्ति आंदोलन का 12 आना स्वरूप वही होता जो आज है। तो ये तो होना ही था। लेकिन मान लीजिए इमेजिनरी क्वेश्चन कि नहीं हुआ होता, तो नहीं हुआ होता तो नेगेटिव होता कि सांस्कृतिक एकता हमारी कमजोर पड़ती। भक्ति आंदोलन ने सांस्कृतिक एकीकरण किया। भारत को एक करने में भक्ति आंदोलन ने क्या किया है? भाषाई एकीकरण की बात की है। अब केवल बच गया था राजनीतिक एकीकरण जो गांधी ने किया। अब केवल एक ही मुद्दा बचा था, है ना? अंग्रेज आए तो हमको राजनीतिक एकीकरण होने का, भाई अंग्रेज आने से हुआ, भारत क्या हुआ? सब टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। कोई पृथ्वीराज चौहान का भारत था, तो कोई कुंवर सिंह का भारत था, तो कोई लक्ष्मीबाई का भारत था। इस भारत को पॉलिटिकल यूनिटी, एक राष्ट्र हम हैं, एक राजनीतिक इकाई है। लेकिन भक्ति आंदोलन होने से फायदा क्या हुआ था? फायदा हुआ था कि सांस्कृतिक और भाषाई एकीकरण पूरे भारतवर्ष में जो था, लेकिन क्या हुआ था, अब सामने आ गया था। और तो भक्ति आंदोलन यदि नहीं होता तो ये नहीं होता, है ना? ये समझ गया ना? अब जैसे भी इसको पॉजिटिव नेगेटिव कर लीजिए, है ना? यदि भक्ति आंदोलन नहीं होता तो एकीकरण नहीं होता, ठीक है? भक्ति आंदोलन होने से क्या हुआ? दूसरा और क्या नहीं होता? जो हम मानवीय मूल्य और सामाजिक धार्मिक पाखंड पर हमने जो चोट किया, और कुछ समय के लिए 300 वर्ष के लिए सामंती व्यवस्था थोड़ी सी कमजोर हुई, ये सब इसके पॉजिटिव पहलू थे, ठीक है? और मानवीय मूल्यों पर हमने क्या दिया? बल दिया।
लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ दूसरा, चूंकि अशिक्षा थी। हाँ, ये सब बातें अच्छी थी, रामचरितमानस दिया, साहित्य दिया, हमारा साहित्य क्या हुआ, हाँ साहित्य जो है मजबूत हुआ। अशिक्षा थी, इसके कारण क्या हुआ कि जो ईश्वर की बात थी और जो भक्ति की बात थी, जो पाखंड के विरोध में था, फिर धर्म के चंगुल में, धर्म का जो सिद्धांत था, जो कर्म कांड था, इसमें बढ़ोतरी हो गई। रामचरितमानस के राम जो 14 साल वनवास जा रहे थे, जगत को सत्य प्रमाणित कर रहे थे, लोगों के बीच मिल रहे थे, उस राम को फिर हमने कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। फिर राम हमसे दूर हो गए। जबकि तुलसी भरपूर 300 साल, आप देखिए पूरा भक्ति आंदोलन ऑल इंडिया लेवल पर ये कोशिश करता रहा। कबीर तो कहते रहे कि सब जगह भगवान, लेकिन समझा नहीं पाए, ट्रांसफर नहीं कर पाए। फिर भगवान कहाँ चले गए, क्यों चले गए, गरीबी के कारण और अशिक्षा के कारण। अगर समाज शिक्षित होता तो फिर ये अगर ये इतना ज्यादा बलशाली हो गया कि फिर अंग्रेजों को आ जाना पड़ा। अगर ये ट्रांसफर हुआ रहता और सच में एकीकरण हो जाता तो अंग्रेज को तो नहीं आना था, है ना। तो कई आलोचकों ने कहा कि अगर भक्ति आंदोलन बीच में नहीं आता तो अंग्रेज नहीं आते, क्योंकि हो सकता था कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती और पहले हो जाते। क्योंकि हमारा समाज फिर सुसुप्त हो गया, हमारा समाज फिर अवेयर, जो अवेयरनेस की एक धारा चली, वो अवेयरनेस की धारा रीतिकाल में जाकर के क्या हो गई, कुंद हो गई, रीतिकाल में जाकर के डिस्टर्ब हो गई। क्योंकि समाज में जो क्रांति की बात होनी चाहिए थी, एजुकेशन नहीं रहने से फिर वो धारा, जैसे कई बार धार क्या हो जाए, कुंद हो जाए, तो वैसे ही कुंद हो गई और फिर अंग्रेजी सिस्टम क्या हो गया। क्योंकि फिर हम बटे और कई टुकड़ों टुकड़ों में बट गए। रीतिकाल में क्षेत्रीय छत्रप आए, फिर औरंगजेब के बाद 1707 के बाद तो किंग मेकर, सैयद, बंधु, अब बहादुर शाह जफर तक स्थितियां क्या रही, बदरंग रही। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भक्ति, आप कहिए कि महोदय ये इमेजिनरी सवाल है, क्योंकि भक्ति आंदोलन को तो आना ही था, ये तो हमारी जातीय सांस्कृतिक परंपरा का ही एक विकास है, ये होना ही था। लेकिन अगर हम मान लें कि भक्ति आंदोलन नहीं होता, तो भक्ति आंदोलन नहीं होता तो सांस्कृतिक भाषाई एकीकरण में दिक्कत आती, और दूसरा कि इसका जो इफेक्ट होता कि भाई हो सकता था, ये भी इमेजिनरी है, कि अंग्रेजी व्यवस्था बीच में हो सकता था कि धर्म पर जो चीज़ें चलती जा रही थी, तो हो सकता था कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का और ज़्यादा विकास होता। ईश्वर को हम लोग उस रूप में नहीं देखते, थोड़ी जागृति और होती, है ना। और ये कई लोगों ने कहा भी कि जो कबीर के तरफ से जो क्रांति हुई संत काव्य धारा से, तुलसी तक जाते जाते सिमट गई, लेकिन ये विवाद का विषय। अब चले अगला सवाल। आंदोलन, आप समझ ही रहे हैं, आंदोलन का मतलब है जन जागरण। आंदोलन उसी को कहते हैं जब व्यापक स्तर पर जन जागरण था और अखिल भारतीय था, अखिल भारतीय था, अखिल भारतीय था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आंदोलन कहा जाता है। और कोई सवाल? हाँ चलिए, अब तो भक्ति काल से कोई सवाल नहीं है, तो आपका काम ये है, अगर भक्ति काल के चारों कवियों में कहा जाए कि आप किसको कहें, तो हमने पहले भी कहा था कि कबीर, जैसी, सूर और तुलसी। इसमें ज्यादा सरल यही है, आसान यही। एक क्यों आसान है? क्योंकि वैविध्य कम है, वैविध्य कम है। जितना आप जानते हैं उससे ज्यादा वो नहीं जानते, है ना। कबीर में हो सकता है कि कुछ जो बातें हैं ईश्वर के लिए, या जो प्रतीकात्मक बातें हैं, पानी बीच मछली, है ना, और क्या होगा, बरसे कंबल भीगे पानी जरा अर्थ बताओ, तो इसमें दिक्कत आती है। रामचरितमानस की पंक्तियां उनको ज्यादा याद है, आपसे नहीं, तो हम सूर में आपको ज्यादा याद है उनसे, ठीक है। और सूरदास में कोई विवाद नहीं, एक ही तो रचना है, सूर सागर। अगर ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे कि और है, तो आप कह सकते हैं जी सूर सरावली है और साहित्य लहरी, बस खत्म हो गई बात। इससे ज्यादा ना उनको पता है ना आपको पता है।
सूर सागर का ही वात्सल्य वाला उन्होंने पढ़ा है और उद्धव गोपी संवाद पढ़ा है। वो भी उतना ही पढ़े, आप भी उतना ही पढ़े, तो बराबरी पर है। इसमें से एक दो उदाहरण, एक वात्सल्य का, एक उद्धव गोपी संवाद से याद रखना। दो उदाहरण याद रखना है, नहीं, एक वात्सल्य से याद रखना है और एक उद्धव गोपी संवाद से। बाकी जो आप डिफाइन करेंगे उनसे आप ज़्यादा करेंगे। सूरदास पर आपने पढ़ा है कि भाई सूरदास ने बचपन को क्यों केंद्र में रखा, नारी को सशक्तिकरण, नारी की सशक्तिकरण के लिए काम किया, सामंतवाद और शास्त्रवाद को चुनौती दी, उद्धव को चुनौती दी, जगत की सत्यता की बात की, लोक रंजन की बात की, प्रेम पर बात की। नहीं तो ये ठीक है, इसमें कोई विवाद नहीं। तो अगर कोई कहे कि भक्ति आंदोलन के चारों कवियों में आपको कौन पसंद, कहेंगे क्यों पसंद है? बट चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, आगे चल कर के राष्ट्र का भविष्य है। बचपन सुरक्षित होगा तो हमारा राष्ट्र क्या होगा। सूरदास ने बचपन को पूरा केंद्र बनाया। आज फिर से उत्तर आधुनिक समाज में बच्चा क्या है परेशानी में, मदर फादर दोनों जॉब में, समस्या कौन झेल रहा है? बच्चा झेल रहा है कि नहीं, है ना? दोनों जॉब में है ना, या जॉब चाह रहे हैं मतलब नहीं है तो जॉब चाह रहे हैं, फिर समस्या में कौन है? बच्चा है। वो किससे पूछे? मैया मोरी मैं नहीं माखे, किससे कहे? मैया मोरी चंद खिलौना लई हो, किससे कहे? है ना? तो बचपन के प्रश्न क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उसका कोई आंसर नहीं दे रहा। और मोबाइल ने और क्या कर दिया, माँ पिताजी है, लो कुछ बात नहीं तुम मोबाइल खेलो, है ना प्रश्न से दूर हो गए। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, बाकी तो आप स्वच्छंद है कहने के लिए। मेरा विचार है कि तुलसी आप जितना जानते हैं उससे ज़्यादा वो जानते हैं, तो वो थोड़ा अपर हैंड है। कोई ऐसी पंक्ति बोल देंगे कि भाई इसका मीनिंग क्या है, तो आप फंस सकते हैं, तुलसी में फंस सकते हैं। कबीर में भी ब्रह्म वाला प्रतीकात्मक वाला हिस्सा हो सकता है, उन्होंने ज़्यादा कुछ ऐसी, क्योंकि लोकोक्तियों में, लोक जीवन में तो कबीर ज़्यादा रचे बसे, है ना? तो सुर में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर कहें कि सब प्रिय, वो क्या पूछ रहे हैं, सबसे प्रिय कौन? नहीं, सब प्रिय हैं लेकिन सबसे प्रिय कौन, यही सवाल है ना। हाँ, अब क्या सवाल कर रहे थे? देखिए, छायावाद। अगर छायावाद की विशेषता पूछे तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो स्वतंत्रता है। नहीं, हमने क्या कहा था? आज़ादी की मांग। ये इंडिविजुअल भी, मैं भी, यानी व्यक्ति की भी और राष्ट्र की। इसी को तो मैं शैली कहते हैं। मैं शैली का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल लिबर्टी, है ना? तो छायावाद की पहली विशेषता आपको प्रकृति चित्रण या रहस्यवाद नहीं बोलना है। छायावाद की पहली विशेषता क्या है? आज़ादी की मांग, है ना? तो स्वतंत्रता की बात की है। मैं शैली क्या है? इंडिविजुअल लिबर्टी की बात हो रही है, यानी हम स्वतंत्र हों। इसलिए तो कहा जा रहा है कि आज का रचनाकार अपनी प्रत्येक सांस का इतिहास लिख देना चाहता है। और ये मैं शैली गांधी जी भी हैं, सत्य के साथ मेरे प्रति, तो राजनीति में भी है। राजनीति में भी मैं शैली की बात हो रही है, आज़ादी की बात हो रही, ठीक है। दूसरी विशेषता, अब आज़ादी है तो इसके लिए आप सैक्रिफाइस भी करेंगे, बलिदान की बात। सांस्कृतिक श्रेष्ठता की बात, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। सांस्कृतिक श्रेष्ठता यानी भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है किससे? अंग्रेजी संस्कृति से, साम्राज्यवाद से श्रेष्ठ है। और ये श्रेष्ठता की बात भारतेंदु युग से चली आ रही है, जो अपने कल्मिनेशन पर है, अपनी प्रौढ़ावस्था में, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से। और आज़ादी चाहिए नहीं, यानी हम सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ है। शेरों की मांद में आया है आसियार, यानी हम सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? लोगों को बताना, जनता को बताना है। अगर जनता को आप कह दीजिए जी हम श्रेष्ठ ही नहीं है, तो लड़ेगी क्या जनता? हाँ, बिल्कुल सही है। तो भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है, सब लोग कहेंगे, चाहे वो भगत सिंह है वो कहेंगे, गांधी भी कहेंगे, कवि भी कहेगा, सब लोग कहेगा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, पश्चिम का कैरेक्टर है वो भी कह रहा है, उससे भी कहवाया जा रहा है।
नहीं, डांडायन को लाया गया। और इसके पहले भी हम कौन थे, क्या हो गए। तो सांस्कृतिक श्रेष्ठता की बात, अगर कोई व्यक्ति प्रकृति में भी जा रहा है तो किसके लिए जा रहा है, क्योंकि प्रकृति असीम है, स्वतंत्र है, तो उससे ऊर्जा ले रहा है। प्रकृति में भी जाकर के क्या कर रहा है, ये सारी बातें इनबिल्ट हैं स्वतंत्रता में, या कहीं नवजागरण में, है ना। सारी विशेषताएं अगर एक बिंदु है, अगर एक कहा जाए तो ये नवजागरण में सब शामिल हैं, अलग अलग सारा शामिल। प्रकृति भी उसी को जस्टिफाई कर रहा है, नारी चेतना भी उसी को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि छायावाद का मतलब क्या है, कि नवजागरण और सांस्कृतिक चेतना और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का भाव। ठीक है, अब इस सांस्कृतिक श्रेष्ठता के भाव के लिए हमको अंग्रेजी भाषा का भी विरोध करना है, तो इसलिए हमने खड़ी बोली हिंदी के तत्सम रूप को अपनाया, जानबूझ के अपनाया, क्योंकि भाषा को हमको गरिमापूर्ण और अंग्रेजी के पैरेलल और उससे बड़ा बताना था। तो छायावाद ने कैसी भाषा अपनाई, सांस्कृतिक श्रेष्ठता को बल प्रदान करने वाली तत्सम प्रधान भाषा, हाँ तत्सम प्रधान। हिंदी को अपनाया, क्योंकि जैसी संवेदना होती है वैसा ही शिल्प होता है। इस संवेदना को व्यक्त करने के लिए देशज भाषा हो ही नहीं सकती थी, नहीं हो सकती थी, नहीं हो सकती। जैसा आप विषय लेंगे वैसी ही भाषा होगी। नहीं, किसी को डांटेंगे तो मधुरता में कैसे, इसलिए आप देखते हैं कि मैथिली भाषा से कहा जाता है कि झगड़ा ही नहीं होता, है ना, तो मैथिली भाषा मधुर है। और हरियाणवी में प्रेम भी लोग कठोरता से ही करते हैं, हरियाणवी भाषा का ऐसा स्वभाव। तो छायावाद की ये विशेषता होगी। आपका सवाल क्या था कि छायावाद की नारी आधी मानवी, ये तो खैर ये कठिन है, चलिए ये नहीं पूछेगा। आधी मानवी, मानवी का मतलब ह्यूमन, मानव, हाफ, और मानसी का मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी, है ना। तो छायावाद में जो नारी चित्रण कैसा है, जैसे लगता है कि आधा व्यक्ति है और आधा इमेजिनरी। ये ठीक वैसे ही है जैसे 18 साल का प्रेम, नहीं, हर चीज कैसा दिखाई देता है। होरी और धनिया का प्रेम कैसा है, सब कुछ यथार्थवादी है, नहीं, वो प्रगतिवाद का प्रेम है। और इस समय का प्रेम कैसा है, हर चीज रुमानी, जैसे हुआ होगा या होने वाला होगा, जो भी है ना। तो छायावाद के रचनाकार कैसा कहते हैं कि भाई रचित परमाणु पराग शरीर, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन कैसा, उसका शरीर कैसे बना है, पराग के परमाणुओं से बना है, तो ऐसा बनता है शरीर, ये मानसी नहीं। और देखा हुआ सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, ठीक है, ये सब कैसी है, मानसी है। ठीक वैसे ही है जैसे मोहन राकेश का जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, है ना, नील कमल की तरह आर्द्र, पहला जो स्टेटमेंट देखिए, पढ़ा है आषाढ़ का एक दिन, नहीं। तो जो भावनात्मक प्रेम है, जो इमोशनल प्रेम है, जो टीन एज का प्रेम है, तो छायावाद में ये प्रेम का धरातल कैसा है, आधी मानवी और आधी मानसी। ठीक है, समझ में आ गया। अब छायावाद से और तो कोई सवाल नहीं होगा। जहां तक प्रिय कवि की बात है तो निराला को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे। ये इमोशनल बातें हैं कि निराला कहें और फिर जाकर क्या हो जाए, हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। निराला कह के कहाँ फंस जाएंगे। देखिए, निराला में आपने ज्यादा से ज्यादा एक राम की शक्ति पूजा पढ़ा है और सरोज स्मृति पढ़ा है, सरोज स्मृति पढ़ा है ना, सरोज स्मृति पढ़ा। एक तो मान लिया कि यहीं से कोई कविता या यहाँ से कोई कविता, तो चलिए ये बता सकते हैं तैयारी करके, ठीक है। लेकिन अब रह गया कि निराला का समय है 1896 से 1961। इनमें नवगीत भी है, इनमें प्रगीत भी है ना, इनमें प्रगतिवादी चिंतन भी है, प्रयोगवादी चिंतन भी है, नई कविता भी है, छंद भी है, मुक्त छंद भी है, बहुत वेरिएशन। बहुत जानकार अगर कोई व्यक्ति हिंदी का मिल गया तो आपसे पूछ देगा कि जी प्रगीत क्या है, निराला की कोई रचना अणिमा बताओ, सरस्वती वंदना बताओ, उन्होंने पढ़ा है ना। तो आपने तो बस दो ही पढ़ा है,
तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो पूछने वाला व्यक्ति है वो कितना जान जान सकता है, उसका लिमिटेशन क्या है और हमारा लिमिटेशन क्या है। सूरदास में वो लिमिटेशन समाप्त हो जाता, आप ज़्यादा पढ़ें उनकी तुलना में। अगर वो कहीं प्रोफेसर भी होंगे हिंदी के तो उतना ही पढ़े होंगे, उसी चीज़ को ज़्यादा डिटेल पढ़े होंगे, विषयगत मात्रात्मक रूप से ज़्यादा नहीं किए, है ना। लेकिन निराला में हो सकता है सरस्वती वंदना आपसे पूछ दे, हो सकता है आपसे भिक्षुक पूछ दे, है ना, आपसे कोई प्रयोगवादी कविता पूछ दे। ठीक है, तो समस्या में देखिए, निराला का जीवन इस तरह से बटा नहीं है, और जीवन वैसे बटा होता भी नहीं है, ये क्रमबद्ध जीवन होता है। इसलिए निराला की कविता है कि बंदी गृह वर्ण किया, जनता के हृदय जिया। तो शुरू से ही वो जनता के हृदय में है। वो कालगत रचनाओं को कालगत रूप से बांट करके इस खांचे में नहीं डाला जा सकता। समझ में आई बात? ऐसा नहीं होता कि जी अब प्रगतिवाद आ गया तो हम अब प्रगतिवादी लिखने लगे। ये सरकार नहीं है कि जी अभी सरकार गई फिर दूसरी सरकार, ऐसा साहित्य में नहीं होता। साहित्य क्रमबद्ध चेतना है, तो उसमें ये एग्जैक्ट आप नहीं डाल सकते। जैसे कुकुरमुत्ता कविता प्रगतिवादी भी है, प्रयोगवादी भी, और नई कविता का भी अंश है ना। तो अब इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि जी एग्जैक्ट हम बांट दें कि ये यही है और यही बाउंड्री इसकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्योंकि बहुत लिखा है इन्होंने, उपन्यास भी लिखा है, कहानियां भी लिखी हैं। अब ये मुझे लगता है कि इसमें काउंटर क्वेश्चन अगर हुआ तो सॉरी कहना पड़ जाएगा आपको, नहीं तो कहना पड़ जाए तो वाजिब है नहीं। तो आपके पास आधुनिक कविताओं में कई विकल्प हैं, आधुनिक कविताओं में कई विकल्प, जैसे नागार्जुन भी एक सरल विकल्प, नहीं आधुनिक कविताओं में, आधुनिक कवियों में क्या छायावाद के कौन से लेखक, तो आपके पास दो विकल्प हैं, कौन से, जयशंकर प्रसाद और नहीं, जयशंकर प्रसाद और निराला। चूंकि पंत को नहीं पढ़ा है और महादेवी वर्मा नहीं पढ़ा है, दो ही को पढ़ा है ना। अब जयशंकर प्रसाद की आपने दो रचनाएं पढ़ी हैं, एक तो गद्य भी पढ़ा है और एक कविता भी पढ़ी है, ठीक है। निराला की केवल कविता पढ़ी, आपने गद्य कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि निराला से फिर ज़्यादा आसान होगा किसको कहना, जयशंकर प्रसाद को कहना। मुझे ऐसा, अब पता नहीं आपको जो अंदर से फील हो, लेकिन मुझे लगता है चूंकि आपने उनकी दो रचनाएं पढ़ी हैं, गद्य की भी और गद्य में हो सकता है दो नाटक पढ़ा हो, मे भी नहीं तो एक तो पढ़ा ही है ना, चंद्रगुप्त पढ़ा है, ठीक है। और कविता भी कम नहीं पढ़ी, ठीक है। तो 15 सर्ग है, 2 सर्ग पढ़ाई, भाव पता ही है, कैरेक्टर पता ही, मूल्य पता ही है, एक आध उदाहरण जान लेना है। तो इसके अलावा उन्होंने भी ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, है ना। कोई नाटक पढ़ा होगा और कोई कविता, है ना। तो ये पर्याप्त है कहना। निराला में कह सकते हैं, लेकिन केवल राम की शक्ति पूजा और इमोशनल बातें और एक दो कविताओं के आधार पर निराला को जस्टिफाई करने में, मतलब सोचना यह है कि अगला जो प्रश्न होगा एक दो, उसको हम जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, तो वही करना है। अगर अभी बता रहे हैं ये तो, हाँ आप आ रहे हैं उस पर। दो अगर विकल्प हो आपके पास कि कथाकार में किसको रखा जाए, क्या, हाँ अगर प्रेमचंद और रेणु दो विकल्प आपके पास हैं, या कहा जाए कि आपके लिए प्रिय कहानीकार या प्रिय कथाकार कौन है, तो इनकी कहानी शायद पढ़ी हो आपने, पढ़ी है क्या एक आध भी, जो यूपीएससी की तैयारी किए होंगे। हाँ मारे तीसरी कसम, है ना, तीसरी कसम मूवी भी बनी। तो अगर दोनों पढ़े हैं तो ये भी विकल्प है, ठीक है। प्रेमचंद में तो दोनों ही पढ़ा है, गोदान और कहानी तो पढ़ा ही है, तो कम से कम 3-4 कहानियों का नाम और कैरेक्टर एक एक को पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी 300 प्लस कहानियां हैं तो संभव ही नहीं कोई पढ़े, लेकिन कम से कम 3-4 कहानियां, जिसमें एक तो ठाकुर का कुआं तो चर्चा में आ गई है तो उसको पढ़ जाइए, नहीं
कविता के रूप में भी चर्चा में आ गई है और प्रेमचंद के यहाँ भी पूछा जा सकता है। ठाकुर का कुआं, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, और आपके कोर्स में नहीं था लेकिन पंच परमेश्वर एक पढ़ जाइए अगर समय है तो, क्योंकि ये हर जगह बचपन में थी ये कहानी और उन लोगों को पता है। हाँ, नमक का दर होगा, हाँ ये दो आपके कोर्स में नहीं होगा, लेकिन अब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसको पढ़ जाइए, दो कहानी। वो तो था ही कोर्स में, वो तो कोर्स में था ही, है ना, जो ये दो वो पढ़े होंगे, है ना, क्योंकि उनके कोर्स में था, है ना। तो आप ये दो कहानी पे मुश्किल से आधा आधा घंटा लगेगा, तो इसको पढ़ जाइए। कौन सी दो? पंच परमेश्वर नहीं, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे, शानदार स्टेटमेंट है ना, ठीक है। तो नमक का दरोगा कि आय क्या होती है और घूस क्या होती है ना। तो ये दोनों कहानियाँ पढ़ जाइए, बाकी दो तीन तो याद ही है, और गोदान तो पढ़ा ही है। तो आपके पास दोनों विकल्प हैं, दोनों विकल्प किसी को कभी कर सकते हैं। क्या? अच्छा, रेणु की बड़ाई करना है तो बड़ाई, हाँ। देखिए रेणु का जो मैला आंचल है, हाँ, अब मैला आंचल कैसा उपन्यास है तो आप कहेंगे कि आंचलिक तो सब लोग कहेंगे, मतलब ये तो कॉमन सी बात है, नहीं इतना तो कॉमन सब लोग कहेंगे ही कहेंगे, आप क्या विशेष कहेंगे। तो मैला आंचल तो आंचलिक है, वो बात सही है। आज़ादी के बाद यूनिट में इकाई में भारत की समस्याओं को देखने की साहित्यिक कोशिश। भारत आज़ाद हो गया तो कहा गया कि चलिए यूनिट में देखने हैं समस्याओं को। तो आंचलिकता का मतलब क्या हुआ कि समस्याओं को जब हम यूनिट में देखते हैं, वो यूनिट में स्थान भी हो सकता है, वो यूनिट में समुदाय भी हो सकता है। कई लोगों ने कहा कि आंचलिक केवल स्थान होगा, जो गलत है ना। कोई भी यूनिट में जो समस्याएं हैं, चाहे हो सकता है कि मुखर्जी नगर के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, नहीं, या महेंद्रू में रहने वाले जो लॉज में स्टूडेंट ही क्यों ना हो, या बोरिंग रोड में गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां ही क्यों ना हो, ठीक है। तो कहने का मतलब केवल स्थान से नहीं है, आंचलिकता का मतलब है यूनिट में हम प्रॉब्लम को देखते हैं, चाहे वो प्लेस की समस्याओं को देखें, नहीं, या हमको देखना हो कि नहीं जी सोन नदी के जो किनारे बसे हुए लोग हैं, या जो नहर के किनारे रोड के साइड जो बसे हुए लोग रहते हैं, वो भी आंचलिक हो जाएगा, है ना। रेणु ने क्या उठाया? मेरीगंज को उठाया, यानी समस्याओं को यूनिट में देखने की जो साहित्यिक कोशिश हुई, और ये पहली बार हुई, और ये होता भी आज़ादी से पहले नहीं, आज़ादी के बाद ही होता। क्योंकि पहले आज़ादी से पहले तो हम संपूर्णता में भारत को देख रहे थे, टोटलिटी में भारत को देख रहे थे। जब भारत आज़ाद हो गया तभी इसकी आवश्यकता थी कि हम यूनिट में समस्याओं को देखें, और इसकी एक सफल कोशिश रेणु के द्वारा होती है, और ये आंचलिक उपन्यास क्या होता है? पॉपुलर होता है, ठीक है। और इसमें दूसरी बात ये कहना है कि इसमें रोग, यानी जो मुख्य बात है कि रोग के जो कीटाणु हैं, हाँ, यानी ये दो बातें हैं, यही दो बातें, यही मूल आधार है प्रोग्रेस का, सोसाइटी के, राष्ट्र के प्रोग्रेस का आधार यही, अशिक्षा और गरीबी। और गरीबी तो आंकड़े हैं ही, लेकिन अवसरों को छीन लेना भी गरीबी, अवसरों को सीमित कर देना गरीबी बढ़ा देना। जब आप अवसर सीमित कर देंगे तो गरीबी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और बाकी आंकड़े तो आपको पता ही है। हाँ, थीम क्या है? तो थीम आप जानते ही हैं कि मेरीगंज एक अंचल है, उस अंचल का जो राजनीतिक मिजाज है, जो सामाजिक मिजाज है, जो आर्थिक है, जो जातिगत संरचना है, जो धर्मगत संरचना है, जो लिंग भेद की बातें हैं, नारी शोषण की बातें हैं, धर्म की बातें, इस सबको मेरीगंज को केंद्र में रखते हुए, जैसे अगर पूरा भारत है तो पूरे भारत को गोदान दिखा, कहा कि नहीं जी आप अंचल पे आइए, यहाँ से देखिए पूरे भारत को, यहाँ चलिए मेरीगंज और वहाँ से देखिए पूरे भारत। दिल्ली में बैठ के मत देखिए, अब ये देखिए कहाँ से, एक यूनिट से देखिए,
तब संपूर्ण भारत का चेहरा दिखाई देगा। ठीक है, यानी यूनिट में, और इसलिए भूमिका में ही क्या लिखा, यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास, कथानक है पूर्णिया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, क्या लिखा कि भाई यहाँ से आप देखिए भारतवर्ष को, समस्याओं को देखने की, ये यूनिट में देखने की एक साहित्यिक कोशिश, और तब महसूस कीजिए कि और भी तो गांव हैं, और भी तो अंचल, लेकिन यही है रोग के मुख्य कीटाणु, गरीबी। और हो सकता है वहाँ जातिगत विभाजन अलग हो, धर्मगत स्थिति अलग हो, लेकिन मूल तो यही है। ठीक है, तो ये बताइए, यानी कहने का मतलब कि थोड़ा सा उसमें विचार लाइए। हमने कहा था कि इंटरव्यू का मतलब केवल ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान रहेगा तो वही एवरेज अंक की बात होगी, थोड़ा सा उसमें नयापन दीजिएगा तो उनको क्या लगेगा, बोर्ड को लगेगा कि नहीं लड़का जो है हाँ विचार से प्रौढ़ है ना। तो रचनाएं क्या कहती हैं, हाँ, जिसका बैकग्राउंड साइंस हो। हाँ, तो अज्ञेय हैं नहीं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, प्रयोगवाद के जनक, प्रयोगवाद के जनक। रेलवे वाला मैंने पूछा था, रेलवे में महावीर प्रसाद द्विवेदी स्टेशन मास्टर थे। हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी स्टेशन मास्टर थे, फिर बाद में वो नौकरी छोड़ करके बनारस आ गए, और फिर आप जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। सरस्वती पत्रिका नागरी प्रचारणी सभा नाम की संस्था चलाती थी, 1893 से चल रही थी। उसको 1903 में किनको संपादन का भार मिला, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। 1903 से लेकर 1920 तक वो संपादन करते रहे। खड़ी बोली हिंदी का ग्रामर द्विवेदी जी के प्रयासों से, बाद में सरस्वती पत्रिका और नागरी प्रचारणी सभा के प्रयासों से, कामता प्रसाद गुरु के द्वारा खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण 1920 के दशक में बना फाइनल, है ना। खड़ी बोली हिंदी का ग्रामर कब बना, हाँ, मानकीकरण और ग्रामर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुए थे 19वीं सदी से, लेकिन वास्तव में ग्रामर कब बना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका 1920 में जब संपादन संभाला कामता प्रसाद गुरु ने, तब। क्या मानकीकरण से क्या तात्पर्य, क्या, श्याम सुंदर दास थे पहले संपादक। कौन थे, श्याम सुंदर दास। नहीं, ये तो पटना विश्वविद्यालय में एचओडी थे, साइंस से नहीं थे। नकेनवाद, ये पूछेंगे लोग तो ये जान ही लीजिए, ये प्रयोगवाद और नई कविता के समानांतर प्रपद्यवाद या नकेनवाद, प्रपद्यवाद या नकेनवाद। अज्ञेय ने कहा कि भाई हम प्रयोगवादी हैं, इन्होंने कहा कि नहीं जी असली प्रयोगवादी हम हैं। तब फिर अज्ञेय ने कहा कि अब हम प्रयोगवादी नहीं, है ना, प्रयोगवाद का समापन हुआ। तो नकेनवाद, ये वाद तो विचार है, और न केन नकेन, इसमें नलिन विलोचन शर्मा उस समय पटना विश्वविद्यालय में एचओडी थे, हिंदी विभाग। केसरी कुमार, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, नरेश कुमार, है ना। तो ये नकेनवाद। क्या, 1893 नकेनवाद होता है कि इन्होंने साहित्य में प्रयोग की बात की, एक्सपेरिमेंट की बात की। तो प्रयोग दो तरह से होता है, एक या तो प्रयोग साधन है या साध्य है। साध्य मतलब लक्ष्य है, और ये साधन है का मतलब एक अच्छी कविता बनाने का एक माध्यम है। तो प्रयोगवाद इसी थीम पर चल रहा था, इन्होंने इसी को साध्य बना लिया नकेनवाद ने। तो इससे कविता का स्तर क्या हो गया, कमजोर हुआ, स्तर कमजोर हुआ, और फिर बाद में ये बहुत छोटी सी धारा थी, समाप्त हो गई। नई कविता में बता दे रहे हैं, नई कविता, नई कविता का प्रारंभ कब हुआ, 1951 से। तार सप्ताह का दूसरा प्रकाशन। इसका मतलब भारत स्वतंत्र हो चुका है, स्वतंत्रता हमको मिल चुकी, आज़ादी मिल चुकी, आज़ादी मिल चुकी। कवि लोग गांव से कहाँ आए, शहरों में आए। शहरों में आए तो
इन्होंने देखा स्वतंत्रता के बाद, समस्याओं को देखा, जिसमें से राजनीतिक समस्याएं थी। राजनीतिक मोह भंग हुआ इनका, होने लगा क्रमशः। क्यों मोह भंग होने लगा? कि भाई हमारे घर से कुर्बानी हुई, मिला क्या? धीरे धीरे परत दर परत खुलने लगी चीजें, क्योंकि सपने बड़े थे, और सपने बड़े थे, धीरे धीरे सपने क्या हुए? नहीं होते हैं कि नहीं मोह भंग? मान ली किसी लड़की ने सपनों के साथ शादी सजाई, हाँ, लड़के तो लापरवाह होते हैं, वो सपने देखते ही नहीं है लेकिन ऐसी बात लड़कियों में नहीं होते, है ना? लड़कियों सपने, है ना? तो सपने ज्यादा भंग किसके होते हैं? लड़कों के भी होते हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो भारत के लोगों के सपने भंग हुए, और तब किसी ने कहा कि तुमने मेरे छाती पर पड़े पत्थर को हटाया, इसके लिए धन्यवाद। और फिर तुम मेरी छाती पर बैठ गए, इसके लिए भी धन्यवाद। नहीं, झूठ मूठ सुजला सुफला के गीत नभ हम गाएंगे, और ये होना था। फिर नगर जीवन भी आया, शहर में लोग आ गए थे, महानगर धीरे धीरे सक्रिय हो रहा था। प्रगतिवाद ने समाज की भी बात की थी और व्यक्ति की भी बात की थी। व्यक्ति की बात की थी प्रयोगवाद ने, समाज सत्य की बात की थी प्रगतिवाद ने। नई कविता ने कहा कि नहीं, हम दोनों को लेंगे, गांव भी नगर भी सब कुछ। इसलिए रघुवीर साहब ने कहा कि हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात नहीं। और मुक्ति बोध ने कहा कि समस्या एक, मेरे नगर और गांव के सभी मनुष्य, यानी सबकी बात करनी है। सुखी सुंदर और शोषण मुक्त कब होंगे? ये जो नया था, ये पहले ऐसा नहीं था, इसी को नयापन कहते हैं। तो नई कविता में नया क्या है? नया है राजनीतिक बोध, नया है सामाजिक बोध, नया है नगर बोध, है ना? तो नया क्या है? वैशिष्ट है। नया क्या है? आपसे कोई पूछे कि नई कविता में नया क्या है? पहले तो नहीं था, नगर जीवन नहीं था, पॉलिटिकल थॉट नहीं था। पॉलिटिकल थॉट केवल यही था कि हमको अंग्रेजों को भगाना है। अब तो सब मेरे अपने थे। नहीं, प्रेमचंद ने क्या कहा था कि केवल हम नाम बदल दें तो इसी को आज़ादी कहते हैं क्या? नहीं, तो चीज़ें जॉन गोविंद की जगह जॉन, जॉन की जगह गोविंद, केवल यही है। पहले जॉन था, अब गोविंद हो गया, नाम ही तो बदला, तो काम नहीं बदला। तो ये जो बातें, ये सब नई बातें थी साहित्य में, है ना? तो नयापन क्या था? विशेषता थी। वही विशेषता नामकरण के साथ साथ संज्ञा बन गया। तो संज्ञा और विशेषण दोनों, नाम के स्तर पर ये क्या है? संज्ञा है, और विशेषता के स्तर पर विशेषण। क्या दिनकर छायावाद के बाद, पैरेलल रूप में, चूंकि छायावाद के बाद कविता कई दिशाओं में, छायावाद के बाद कविता के कई एंगल उभरे, है ना? जिसमें से एक है दिनकर की भी धारा, जिसको राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा कहते हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा। और एक है बच्चन जी की धारा, हाँ, जो व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, इसी को कहते हैं कि छायावादोत्तर काल में जो व्यक्तिगत छायावादी विचार थे, बच्चन। और एक है प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, नवगीत। तो ये कई सारी धाराएं चली। तो दिनकर उसी छायावादोत्तर कालखंड में जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा उसी के, और दिनकर 74 तक है ना? वो राज्यसभा के एमपी बने, और क्या 3 टर्म नहीं, 2 टर्म। तो राज्यसभा के एमपी बने दिनकर, ओज के कवि, और आपके बिहार से जुड़े हुए थे। 1-2 लाइन दिनकर जी पर याद रखिए। नहीं, रश्मि रथी के उदाहरण, कुरुक्षेत्र के उदाहरण बताइए। हाँ, सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर विष कहाँ पाया, डसना कहाँ सीखा। तो उसका मीनिंग ये है
कि कवि ये कहना चाहता है कि गांव के लोग सरल होते हैं, भोले होते हैं, और नगर जीवन के लोग क्या होते हैं, थोड़े कुटिल होते हैं। तो उन्होंने कहा सांप से कि तुम तो गांव में रहते थे, तुम तो हमेशा प्रकृति के बीच रहे, लेकिन तुमको डसना कहाँ से, जरूर तुम नगर का कहीं ना कहीं क्या रहा होगा असर में, तुम तो नगर में रहे नहीं। हम पूछ रहे हैं कि आखिर तुमको डसना आया कहाँ से। तो ये व्यंग है किस पर, नगर जीवन यानी नगरों में जो लोग रहते हैं उस पर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि गांव का व्यक्ति कहाँ गया, शहर में गया, और वहां उनको अपनापन नहीं लगा। नहीं, उनको लगा कि जी मेरे लिए तो अपना लोग क्या हैं, लोग दिखावटी, अपने अपने कोई नहीं। और इसलिए निर्मल वर्मा से लेकर के पूरी एक दुनिया समानांतर की कहानियां आपने पढ़ी होंगी, नई कहानियां, वो सब किसको केंद्र में रखती है, नगर जीवन को केंद्र में रखती। समझ में आ गया। निराला में निरालापन वैविध्य को बता रहा है। निरालापन का मतलब क्या हुआ कि वैविध्य को, विविधता को, है ना, और जनता की समस्याओं को उठाया उन्होंने। और बहुत राग भी है और विराग भी है, यानी बहुत दो एक्सट्रीम छोर है, सुख और दुख का, दोनों को जीते हैं एक साथ निराला। ठीक है, और कोई सवाल। बड़ी कहानी को उपन्यास नहीं कहा जा सकता, और छोटे उपन्यास को कहानी भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ठीक है, कहानी के अपने तत्व हैं और उपन्यास के अपने फीचर हैं, है ना, दोनों के अपने अपने फीचर बता रहे हैं। हाँ पूछिए। हाँ, मतलब उन्होंने नाम चेंज कर लिया। हाँ, तो सबके अलग अलग कारण हैं, सबके एक कारण नहीं। दिनकर ने तो इसीलिए लगाया कि उनके पिता का नाम सूर्य से संबंधित था, और पिता का निधन बचपन में हो गया था, वो देखे नहीं थे अपने पिता को। तो उस पिता की याद में, स्मृति में उन्होंने क्या लगाया, उनके पिता का नाम रवि सिंह था। उनके पिता का नाम क्या था, रवि सिंह, और पिता का देहांत हो गया था, तो इस कारण से उन्होंने पिता का ही उससे मिलता जुलता उन्होंने दिनकर नाम टाइटल रख लिया। तो ये इनके अपने व्यक्तिगत कारण थे। निराला ने मतवाला नाम की एक पत्रिका चलाई थी, उसके संपादक थे, तो मतवाला से मिलता जुलता नाम निराला रख लिया, इनके अपने कारण थे। तो ये सब लोग लगा लेते हैं ऐसा नहीं। नहीं, निरालापन विशेषता की बात है, वो तो नामकरण है निराला, उसका ये प्रेरक तत्व है। लेकिन निरालापन का मतलब वैविध्य से है। आप नहीं कहते ये आदमी विशिष्ट है, निराला है। तो निराला विशिष्टता का द्योतक है, विद्रोह का द्योतक है ना, कई सारी बातें हैं निरालम। इसलिए उनको राग विराग उनकी रचनाओं का भी संकलन है और व्यक्तित्व में भी दिखाई देता है। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहे थे। नहीं, कोई सब लोग जोड़े हों ऐसा तो है नहीं। जैसे मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, तो फादर से वो टाइटल चला आ रहा था, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। सरकार नहीं, सरकार विरोधी नहीं थे। देखिए, आपको कहना है कि साहित्य सदैव क्या होता है, साहित्य होता है प्रतिपक्ष का, वो सत्ता से ही तो सवाल करेगा। साहित्य जनता का होता है, जनहित के लिए काम करता है, लोकहित के लिए काम करता है। साहित्य सदैव क्या होता है, और इसलिए साहित्य के अंतर्गत ही पत्र, साहित्य एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म, उसी में एक पत्रकारिता भी है, पत्रकारिता भी है, एक अंग क्या है उसका, पत्रकारिता भी है वांग्मय का। तो साहित्य हमेशा क्वेश्चन तो उठाएगा ही, किसके हित में। तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता का विरोध कर रहा है, सत्ता से क्वेश्चन कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, संविधान के लिए, जनता के हित के लिए। सत्ता समझ लेती है विरोधी, तो साहित्य का दोष नहीं, नहीं, सत्ता ही उसको क्या समझ लेती है कि हमसे क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि सत्ता को चाहिए कि वो, हाँ, वो लिखे, चारण साहित्य लिखे, नहीं। हाँ, और क्या पूछ रहे थे। नया विमर्श आया हो, बिल्कुल सही। नया विमर्श चल रहा है, जैसे हमने दलित विमर्श की बात की, ये चल ही रही है पहले से, ये चल रही है आज़ादी के बाद। इसको खींच के कबीर तक नहीं ले जाना है या प्रेमचंद तक नहीं ले जाना है। प्रेमचंद में दलित समस्याएं दिखाई देती है, तो आप कहेंगे कि सांस्कृतिक रूप से तो पहले से है, लेकिन एक विशिष्ट धारा के रूप में आज़ादी के बाद। क्लियर हुआ। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपकी उम्र क्या है,
तो आप कह सकते हैं कि वैसे तो सर सांस्कृतिक रूप से मेरी उम्र सदियों पुरानी है, लेकिन जैविक रूप से मैं 25 साल का हूँ। नहीं है कि नहीं? क्योंकि आप में बुद्ध भी हैं, आप में महावीर भी हैं, आप में पूरा भक्ति आंदोलन है कि नहीं? तो सांस्कृतिक रूप से आपकी उम्र कितनी है? वो सदियों पुरानी है। क्योंकि एक व्यक्ति के निर्माण में बहुत लंबा कई सारी चीजों का इफेक्ट होता है, लेकिन कहेंगे जैविक रूप से मेरी उम्र कितनी हुई है? हाँ, 23 वर्ष 6 महीना 4 दिन हुए। है ना? है ना? तो ठीक वैसे ही दलित विमर्श, दलित एक सांस्कृतिक भाव है, वो तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन वास्तव में दलित चिंतन धारा जो एक विशिष्ट धारा है, वो धारा का विकास कब हुआ? आज़ादी के बाद। ये नहीं खींच के जाना है कि ये जो विशिष्ट धारा है वो कबीर से है ना, तो ऐसा नहीं करना है। ये हमेशा ये सब क्या है? आज़ादी के बाद विकसित हुआ। ठीक उसी तरह से नारी लेखन तो विकसित हुआ है, ये तो पहले से विशेष धारा के रूप में हुआ। फिर धीरे धीरे आदिवासी लेखन, ये 90 के बाद सबसे पहले वो दोनों आए, और ये दोनों भी पहले हिंदी क्षेत्र में बाद में आए, पहले तो मराठी में आए। नहीं, पहले कहाँ आए? मराठी में आए, फिर बाद में हिंदी में आए। आदिवासी, अभी दिव्यांग भी चल रहा है, दिव्यांग विमर्श भी चल रहा है। नहीं, जो चौथा आप कह सकते हैं जो लिंग वाला है, उनको क्या कहते हैं? हाँ, जो जेंडर जो विमर्श है, थर्ड जेंडर जो है, उन पर भी चल रहा है। तो ये सब अभी नए रूप से चल रहा है। ठीक है, जो जो वंचित रह गए हैं, जिन पर साहित्य कम लिखा गया है और जिन पर उनकी भावनाओं से वो देखे जाने की आवश्यकता है, और इससे आपसे पूछा जाएगा क्या साहित्य समृद्ध हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जो जो चित्र, जो पिक्चर अनछुए रह गए थे, अगर उनको हम ला रहे हैं उनकी नज़र से, तो इससे साहित्य क्या हो रहा है? समृद्ध हो रहा है। आदिवासी विमर्श में जो सबसे बड़ा नाम था वो निर्मला पुतुल का है। ये स्वयं आदिवासी हैं और इनकी कई सारी रचनाएं। निर्मला पुतुल, जिन हाथों से बनाती हो झाड़ू, उन्हीं से कचरा आता है तुम्हारी बस्तियों में। नहीं, इनकी कविताएं हैं, कहानी है, देख लीजिएगा। दिव्यांग विमर्श में क्या क्या बिहार के किस में? इसमें या फिर अलग से? अलग से हम बता दे रहे हैं। नहीं, कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं। तो एक तो अनामिका को दीजिए। हाँ, वो कर रही हैं, लेकिन हमने कहा ना कि नारी विमर्श और दलित विमर्श दोनों एक स्पेसिफिक विमर्श आज़ादी के बाद, और वैसे तो नारी को करना हो तो बहुत पहले से आप कर सकते हैं, अनामिका के अलावा। हाँ, और भी कई बिहार से बता दे रहे हैं। हाँ, पूछिए पूछिए। एक मुजफ्फरपुर की थी, शांति जैन सुमन, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर की। हाँ, तो एक दो नाम ही रखिए, क्यों बढ़ाइएगा ज़्यादा? हो गया ना? हाँ, क्या? मृदुला सिन्हा तो लोकगीत में है ना वो, उनका नाम। हाँ, मृदुला गर्ग तो अलग है, बिहार की नहीं है, वो भी बिहार की नहीं है। हाँ, उषा किरण खान तो उषा किरण खान को नहीं बताइए, अभी वो हैं और पूरी तरह साहित्यकार मिल गया, उनको पुरस्कार मिल गया, अलग बात है। हाँ, लेकिन कई बार हो जाता है ना, पुरस्कार कई कारणों से मिल जाते हैं, तो बहुत गंभीर लोग फिर उनको पसंद नहीं करते। जैसे गंभीर लोग अनामिका जी को पसंद करते हैं, वो किसी राजनीतिक विचारधारा के खांचे में नहीं, लेकिन उषा किरण खान आईजी साहब की पत्नी हैं और पॉलिटिकल रूप से किसी किसी खांचे में रहती हैं, तो दूसरे खांचे वाला व्यक्ति आपको क्या कर देगा? हाँ। और वो है भी नहीं, एक ऐसे व्यक्ति को रखना है जो स्वतंत्र हो, नहीं किसी पॉलिटिकल खांचे सांचे में ना। किनका? शांति जैन सुमन। अब नहीं रही तो नहीं रही, तो सब खत्म हो गया, है ना? गीतकार थी वो, और गीतों में चलिए। तो और क्या समस्या थी? बिहार के रचनाकार, बिहार के 5 रचनाकारों पर तो जानिए ही। आपको सब पता ही है, रेणु को, दिनकर को,
नागार्जुन को, ये सब तो फेमस लोग हैं। नहीं, शिवपूजन सहाय को, ये तो पुराने लोग हैं जो चले गए। अरुण कमल को, अरुण कमल जी को, इनकी बहुत फेमस पंक्ति है, उनको याद होगा, अपना क्या है इस जीवन में। नहीं, क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार। सारा लोहा उन लोगों का। अपनी केवल धार। बहुत फेमस कविता रही। हाँ हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या? हाँ, ये अपना क्या है इस जीवन में, कहने का मतलब क्या है कि हमारा निर्माण कई सारी चीजों से हुआ है। नहीं, और इसलिए तो कहा जाता है कि प्रकृति का भी ऋण है, सबका ऋण है। आप बुद्ध के भी ऋणी हैं, महावीर के भी ऋणी हैं, भारतीय संस्कृति के ऋणी हैं, गांधी के ऋणी हैं। सब मिल करके आपका क्या बना है? व्यक्तित्व बना है। ये जीवित हैं, पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, अंग्रेजी के प्रोफेसर। इनकी कविता संकलन है नए इलाके में उत्सव। नए इलाके में उत्सव। ये रोहतास के रहने वाले हैं, अरुण कमल जी। और हाँ, रोहतास के हैं। और नए इलाके में उत्सव। हाँ, शिवपूजन साहब भोजपुर के। अनामिका जी की आप 10 द्वारे का पिंजड़ा, जो अभी पुरस्कार मिला वो किस पर था? टोकरी में दिगंत, है ना? हाँ, साहित्य अकादमी मिला इनको, 2021 में मिला था, टोकरी में दिगंत। बिहार में राष्ट्र भाषा परिषद है, हिंदी की बड़ी संस्था। वो 1948 में 1950 में गठित हुई राष्ट्र भाषा परिषद, जो राजेंद्र नगर में। उसकी एक मैगजीन चलती है, परिषद पत्रिका, काफ़ी फेमस पत्रिका है। क्या? राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना 1948-1950 में, बिहार हिंदी राष्ट्र भाषा परिषद, बहुत पुरानी संस्था है हिंदी पर। परिषद नाम की पत्रिका निकालती, परिषद। क्या? हाँ, अभी भी निकलती, त्रैमासिक निकलती। बिहार बंधु निकलता है। नई धारा, 1 2 5 नहीं, 1 2 नाम याद रखे। हाँ हाँ, नई धारा है। और परिषद पत्रिका राष्ट्रभाषा परिषद की। क्या राष्ट्रभाषा पर ही यही लोग, ये लोग देते हैं पुरस्कार, है ना? ठीक है, और कोई सवाल तो बता दीजिए। परिषद पत्रिका एक खरीद लीजिए और उसको एक बार पन्ना पलट लीजिए। हाँ। साप्ताहिक नहीं, त्रैमासिक, त्रैमासिक। हाँ, तो कोई कोई एक किसी को बताना हो तो उसको एक बार पलट लीजिए, संपादक क्या है। और सब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इस बार ये छपा है, बस हो गया, एक कोई रचना। क्या? 5 बड़े प्रकाशक, ये तो एक आध जन जानिए। 5 बड़े प्रकाशक, प्रकाशन। एक तो हिंदी ग्रंथ अकादमी को ही डाली, वो उनका भी अपना है, अपने यहाँ से छापते हैं वो। हिंदी ग्रंथ अकादमी, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, है ना? सरकारी स्तर पर है। हाँ, ग्रंथ अकादमी, हिंदी, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी। हाँ, बस ठीक है, एक नाम काफी। क्या? नहीं, आपसे कोई कहे कि कोई प्रेस बताइए तो बोलना सही। इन्होंने पूछा बिहार का। राजकमल को, राजकमल दिल्ली बेस्ड है। हाँ, एक काफी है। चलिए, और तो कोई अब सवाल नहीं है वर्तमान में? नहीं, तो आप बताइए कि वर्तमान में जो साहित्य पर, हमारी शिक्षा पर ही संकट है, तो शिक्षा से सब एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो साहित्यिक गतिविधियां तुलनात्मक स्तर पर कम हो रही, ये बात फैक्ट है। क्योंकि ये जो दशक है, इसमें साहित्यिक गतिविधियां क्या हुई हैं? कम हुई। विचार विमर्श और विरोध का जो भाव है वो थोड़ा क्या हुआ है? रचनात्मक विरोध। इसलिए कोई नाम नहीं उभर के आपको दिखाई देता, कोई उस तरह की साहित्यिक संगोष्ठी नहीं दिखाई देती, ये तो फैक्ट है। कम हो रहा है। जो बहुत चर्चा में कोई आए,
कोई बड़ा कथाकार आ जाए, है ना। क्योंकि अभी लोग लिखने बोलने से क्या हो रहा है, हाँ थोड़े कोई उस तरह का कोई, अभी नागार्जुन होते तो कब का भेज दिए जाते जेल में। अब कोई मुक्ति बोध होता है इस समय तो समस्या में पड़ जाते, तो सारी, तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ी कम हो रही। और उसका कारण ये भी है कि एजुकेशन पे भी हम लोग थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं। एजुकेशन का स्तर भी आप देखिए ना, भाषा का स्तर कम हुआ है कि नहीं। इस बार निबंध बता रहा होगा 68वीं का, नहीं, भाषा का औसत स्तर बच्चों का कम हुआ है ना। ये जो हमारी पीढ़ी कैसी तैयार हो रही है, देखने और सुनने वाली। हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, क्या देखते हैं, पढ़ाई भी लोग छोटे स्तर पर भी, कोई नीट की भी तैयारी कर रहा है तो देख और सुन रहा है, कान में लगाए हुए है और मोबाइल पे देख रहा है, लैपटॉप पे देख रहा है। लिखने वाली पीढ़ी धीरे धीरे क्या हो जा रही है, समाप्त नहीं, धीरे धीरे कम हो रही है। लेखनी क्यों मजबूत हो रही है, हाँ तो उसका कारण ये है कि देखिए होता क्या है कि जब तक विश्वविद्यालय क्रांति या जो विचारक कहाँ से पैदा लेंगे, सोसाइटी और विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय हमारा क्या होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। शिक्षा, अब बात मानेंगे भी, सही भी है, कहीं भी विश्वविद्यालय में शिक्षक और जो शिक्षक की जो गुणवत्ता है, वो सब क्या होती जा रही है, ये तो फैक्ट है। हाँ, तो एक आध इंडिविजुअल बहुत बड़े प्रयास हो सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष में अभी मौजूदा दौर में तो फैक्ट है, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करें। तो फैक्ट है तो आपको सबको पता है, जो लोग होंगे वो तो सब विश्वविद्यालय के होंगे। नहीं, अब आप देखिए ना, कहीं भी कोई विश्वविद्यालय में कोई गतिविधि सुनते हैं कि भाई पटना विश्वविद्यालय में ये काम हो रहा है, पाटलिपुत्रा में हो रहा है, मगध विश्वविद्यालय में हो रहा है, कहाँ हो रहा है काम, हो रहा है कहीं कि भाई कोई ये कोई कोर्स भी चल, अच्छा ऑनलाइन से भी हुआ है, जितने कोर्सेज रिफ्रेशर कोर्स वगैरह सब चलते थे सब ऑनलाइन हो रहे हैं, कहीं कोई उस तरह की गतिविधियां नहीं हो रही, रंग कर्म कम हो रहा है। ठीक है, हाँ बताइए। हाँ पुनः लिखते, लेकिन विषय अलग होता, चुनौतियां अलग होती। अगर प्रेमचंद होते तो पूंजीवादी समस्याओं पर लिखते, और रामचरितमानस लिखा जाता तो राम, जैसे निराला के राम साम्राज्यवाद से जूझ रहे थे, तो आज अगर निराला लिखते राम पर तो वो किससे जूझ रहे होते, भ्रष्टाचार से, बाजारवाद से, है ना। तो चुनौतियां, राम फिर प्रतीकात्मक ही होते। हाँ बताइए, एक सेकंड, हाँ बताइए। साहित्य को दूर, मतलब साहित्य को समृद्ध करने में तो आईटी सेक्टर सहायक बन सकता है ना। कैसे, देखिए आईटी सेक्टर से क्या, मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, कहीं भी जुड़ सकते हैं, है ना। अब अमेरिका भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी विमर्श कर सकते हैं ना, ऑनलाइन विमर्श कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर लेकर के कहीं के विद्वान को हम जोड़ सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इससे मजबूती मिलेगी। अच्छा, मैथ और साहित्य में, मैथ रीजनिंग बेस्ड है, तर्क बेस्ड है, वो एक उत्तर दे देता है, एक वस्तुनिष्ठ उत्तर देता है अपने कैलकुलेशन, निश्चित कैलकुलेशन के साथ, तर्क है। और दूसरा जो साहित्य है वो एक निश्चित उत्तर नहीं, एक मानवीय उत्तर देता है, रचनात्मक उत्तर देता है ना। तो ये मामला एक तर्क का मामला है, एक भावना और विचार का मामला है, कि इसमें भी वही है ना। हाँ, एक में विचार, और आप कह सकते हैं कि विचारों को ही, भावनाओं को ही अगर कविता में और गद्य में हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। आप क्या पूछ रहे थे, महिला सशक्तिकरण और हिंदी साहित्य। तो आप कहेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए और महिला समस्याओं पर आप देखेंगे अमीर खुसरो से लेकर के आज तक, सूरदास से लेकर के आज तक, है ना, महिला लेखन की धारा तक। हाँ आप बताइए, किस साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य में तुलना। हाँ ठीक है, निकालिए। अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य में क्या तुलना, जैसे आपका क्वेश्चन क्या, किस दिशा में जाना चाहता है। हाँ ग्रेजुएशन में, हाँ हाँ, तो आप अंग्रेजी साहित्य के बारे में कुछ बताइए उनको, कुछ एक दो रचनाओं के बारे में बताइए। जैसे मध्यकाल में दोनों रचनाओं को दिखाइए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के समय के दोनों रचनाकारों को दिखाइए, आज़ादी के समय के जो आप कह सकते हैं जो रोमांटिसिज्म की धारा है और हमारे यहाँ छायावाद की धारा है, तो ये तुलना करके बताइए। हाँ, और पुनर्जागरण, अच्छा उसमें नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, ये है नवजागरण, नवजागरण में ही एक है पुनर्जागरण, जो सामाजिक प्लस धार्मिक,
इसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं। नहीं, तो ये पहला फेज है, फिर दूसरा फेज है, फिर तीसरा फेज है, फिर चौथा फेज है। तो नवजागरण के 4 फेज हैं। दूसरा फेज भारतेंदु युग कहते हैं। ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 1828 से चल रहा है, इसको आप पुनर्जागरण कहते हैं। भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद। तो नवजागरण के 4 फेज हैं, जिसमें पहला फेज क्या है? पुनर्जागरण। ठीक है, स्पष्ट हुआ? 2 संस्कृतियों के बीच जो हमने एक वैचारिक टकराहट देखी है, उसमें जो हम बेस्ट मूल्यों को अपनाते हैं और अपनी कमियों को जानते हैं, यही क्या है? नवजागरण। और ये जानना प्रोसेस वाइज है। पहला प्रोसेस क्या है? समाज और धर्म में जो राजा राम मोहन राय से विवेकानंद तक देखते हैं। दूसरा भारतेंदु युग देखते हैं। भारतेंदु युग में पॉलिटिकल बातें भी होने लगी और आर्थिक बातें भी होने लगी और भाषाई बातें भी होने लगी। फिर द्विवेदी युग छायावाद तक हम आज़ादी की बात करने लगते हैं। यहाँ आज़ादी की बात नहीं करते, ये इंटरनल सुधार की बात करते हैं। फिर धीरे धीरे एक्सटर्नल सुधार की भी बात करते हैं। अच्छा, हिंदी साहित्य का प्रशासन में, हाँ, तो बताया गया था कि साहित्य क्या है? समाज का दर्पण भी है और दीपक भी है। दूसरा क्या बताया गया था? कि ये मानवीय उत्तर देता है। नहीं, ये फिर क्या करता है बताइए? क्या? अच्छा, हिंदी साहित्य का कैसे इस्तेमाल करेंगे? हाँ, तो उनको बताइए, रटा हुआ नहीं। जैसे मेरे सामने मान लिया सर कि हम या तो डीवाईएसपी हैं या चलिए बीडीओ हैं या एसडीएम हैं, मेरे पास जो आते हैं लोग, तो उनका जो आंखों की भाषा है, सबसे पहले तो हम धैर्य है तो हम सुनेंगे उनकी बात को, है ना? तो सुनेंगे तभी तो उत्तर दे पाएंगे। ये सुनना धैर्य कौन सिखा रहा है? साहित्य दिखा रहा है। उनकी भाषा पर ध्यान देंगे। भाषा और बोली का ज्ञान कौन करा रहा है? साहित्य करा रहा है ना? तो ये सब बात बताएगा। हाँ, और काव्य, हाँ, रूढ़ी का मतलब होता है परंपरा और काव्य मतलब कविता। कविता में जो रूढ़ी डेवलप हो जाए, जैसे जैसे बताइए, जैसे सब मंगलाचरण लिखने लगे, सब सुख सुखी संवाद लिखने लगे, सब दोहा छंद ही लिखने लगे, है ना? तो ये एक रूढ़ी हो गया। नहीं, फिर से सवाल कीजिए। नहीं नहीं, दोनों पे ध्यान है, दोनों मिल करके। आपकी ड्यूटी क्या है और ड्यूटी किससे जुड़ा हुआ है और कौन से लिमिटेशन में है? संविधान और जो नियम है वो लिमिटेशन में है ना? तो ये सब मिल करके ही, है ना? कोई एक पे नहीं होता। हाँ, पुलिस विभाग में साहित्य कैसे? अब मान लिया कि कोई भी आप गोदान ही पढ़ते हैं या मैला आंचल पढ़ते हैं, है ना? तो आप किसान जीवन की समस्या को आप समझते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। कोई भी रचना, तो पुलिस प्रशासन में आप क्या देखेंगे? कि वहाँ जो समस्याएं हैं किसी स्तर पर, जब कोई भी, मान लिया कि आपका रोड जाम ही है या ट्रैफिक का है, कोई मर्डर का केस है, कुछ भी केस है, तो आप जब तक आप रीड बिटवीन द लाइंस नहीं जानेंगे, समस्याओं के सब स्तर को नहीं जानेंगे, तब तक कैसे सोल्व कर जाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले है कि एक पुलिस अधिकारी क्या करे कि भाई जाए स्पॉट पर और स्पॉट पर पहले ही से पता कर ले कि आखिर क्या है वहाँ पर। मान लिया कि आप डीवाईएसपी हैं तो सीधे तो नहीं पहुँच जाएंगे, लोकल थाना को पहले भेजेंगे। नहीं, वहाँ बताएगा आग लग गया है, तो फिर वहाँ जाके क्या करेंगे? पहले फायर वाले को फ़ोन करके भेजेंगे, है ना? तो सब मैनेजमेंट करते हुए तब फिर जा करके, कई बार होता है कि अधिकारी सीधे पहुँच गया, तो सीधे पहुँच के वहाँ आप क्या करेंगे? आपका काम क्या है कि सबको मैनेज करके तब पहुँचना। सब फ़ोन पे ही हो रहा है ना। अपने सीनियर को सूचना देंगे, जूनियर को सूचना देंगे, जो घटनाएं हुई हैं उसको मैनेज करेंगे, सब फ़ोन पे हो जाएगा। नहीं तो पहले ही आप चले जाएंगे तो मारे जाएंगे, ये बुद्धिमान भी नहीं माने जाएंगे। नहीं है कि नहीं? पहले तो आप सबको सूचना देंगे, ऊपर भी नीचे भी, फ़ोन है किस लिए? तो हो गई क्लास। कोई, हाँ, शक्ति छंद, राम की शक्ति पूजा में जो छंद व्यवस्था है उसी को शक्ति छंद कहा गया। क्या? छंद का मतलब अनुशासन, मुक्त का मतलब उस अनुशासन से मुक्त हो जाना। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखिए, हर इंडिविजुअल, आप स्वयं सोचिए कि हम पर क्या क्वेश्चन बनेगा और हमने क्या दिया है वहाँ सूचना। अब कोई घबराना नहीं है। हमने कहा ना कि आपको
मान लिया आपसे कोई 10-15 सवाल किया, तो 2-3-4 सवाल तो ऐसा होगा जो आप अपने को बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि हमने 4 सवाल का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि फैक्चुअल पूछ रहे हैं लोग, कोई भी उत्तर नहीं देगा। उन्हीं से आप पूछिएगा तो वही उत्तर नहीं देंगे। नहीं, और ये थोड़ी है कि, क्योंकि हम तो खुद ही सोचते हैं कि बच्चा कितना पढ़ता है। आप लोगों के पास ज़्यादा जानकारी है, जानकारी का लेवल कम नहीं है, क्योंकि आपसे कोई इकोनॉमी भी पूछ रहा है, पॉलिटी भी पूछ रहा है, हिंदी भी पूछ रहा है, तो आप थोड़ा सजग एक थोड़ी देर के लिए उधर हो जाइए और तब सोचिए कि कितनी अच्छी जानकारी है आप लोगों के पास। अब रह गया कि उस जानकारी की परिपक्वता, बस इतना ही अंतर। जो वो लोग जांच ही नहीं रहे हैं, वो लोग क्या जांच रहे हैं, हाँ वन लाइनर कर रहे हैं। तो एक तो उनकी कमी है, वो चूंकि उनके पास समय कम है, हालांकि क्यों समय कम है, थोड़ा सा और डेट ही बढ़ा देते, है ना, कम से कम 20-25 मिनट तो एक विद्यार्थी का होना ही चाहिए। नहीं, इस जल्दीबाजी का कारण क्या है, तो ये तो प्रोसेस की समस्या है। लेकिन जानकारी कम नहीं है। अब ये मूल बात यह है कि जानकारी आपकी पर्सनालिटी में सॉल्यूशन के रूप में आ रहा है कि नहीं, ये जो गैप है ये उनको जांचना है। और ये जांचने के लिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो, फिलॉसफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो, रचना के मूल मर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो, तो अब वो क्वेश्चन की दिशा दूसरी होगी। नहीं तो वो लोग नहीं जांच रहे हैं। वैसे क्वेश्चन कम से कम आधे होने चाहिए जो आप पढ़ के नहीं जाएं। नहीं, वैसे क्वेश्चन क्या हो, हाँ, कि आप पढ़ के, आपके पढ़ने से और अभी 10 दिन पढ़ने से उसका नहीं पता चले, अब तक जो बना है, हाँ, उसकी जांच। तो अभी क्या है कि फैक्चुअल लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी तत्काल ये करना है कि 10-15 दिन का जो न्यूज़पेपर है, और न्यूज़ जहाँ जहाँ ले जा रहा है, जैसे अभी इलेक्शन 5 राज्य में घोषित हो गया, क्वेश्चन बदल जाएगा, वो लोग भी पेपर ही पढ़ के आ रहे हैं। तो आप एकदम 2 पेपर के जो न्यूज़ वैल्यू वाले हैं उनको तो पकड़ के ही जाइए, उनको तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति, उनके पास भी कोई संग्रह नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उससे रिलेटेड जो आगे पीछे घूम रहा है उसको करके जाइए, है ना। और हिंदी से बहुत भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो बेसिक जानकारी है जो पर्याप्त हो ही गई है, और उसी में जब मौका मिले तो कैसे आप जो फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं उसमें कैसे आप विचार दे सकते हैं, औरों से भिन्न हो सकते हैं, ये आपकी अपनी कला है। तो उसको थोड़ा मन में सोचिए, कुछ फुटनोट्स लिखिए कि ये क्वेश्चन होगा तो हम इसमें क्या क्या पॉइंट डालेंगे। वो इंटरनल मैनेजमेंट का समय है कि आप अपना जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो कैसे करते हैं, ठीक है। अब बाकी हिंदी ने इस बार खूब दिया है। लोग जितने नाराज थे हिंदी से कि क्वेश्चन नहीं लड़ा, क्या हुआ, है ना, गेस नहीं लड़ा, बहुत सारी समस्याएं थी, है ना। लेकिन इस बार हिंदी ने क्या, हाँ, ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा ही, हाँ, ठीक हुआ है। हाँ, 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 सभी हिंदी साहित्य क्यों ले रहे हैं, हाँ, चूँकि हिंदी उसको बताना चाहिए था क्या, नहीं, कि भाई हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, और बिहार का कामकाज किस में होता है, हाँ, हिंदी में होता है। तो स्वाभाविक है कि, तो अच्छी बात है, हिंदी में है तो आप लोगों के लिए बढ़िया है। चलिए, तो सब लोगों को गुड लक, बढ़िया से दीजिए और मॉक दीजिए, 3 बजे से मॉक भी है, और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, है ना। बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को।